आप में से कितने लोग एप्सन प्रिंटर पे काम करते हैं? माइक्रोफोन ऑन है सभी का, आप एक एक करके एक बार बोल सकते हैं। और क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग इसमें फेस कर रहे हैं? ज्यादातर प्रॉब्लम आप लोग क्या फेस करते हैं इसमें? जो लेटेस्ट जो प्रिंटर होता है ना, उसका थोड़ा प्रॉब्लम होता है ट्रायल रिसेट करने में, कुछ रिसेटर वगैरह है ना उसमें। हाँ हाँ हाँ, उसका पूरा जो टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। जैसे उसका मान लीजिए विपिंग असेंबली जो होता है, जो हम लोगों का पहले इंक टैंक पैड था अलग से, उसका प्रोसेस भी चेंज हो चुका है नया वाला में। तो ये तो आगे हम लोग देखेंगे। और कुछ मेजर इशू हो रहा है आप लोगों को कि ये इस तरीके की प्रॉब्लम होता है? पेपर पिकअप में प्रॉब्लम बहुत आ रही है सर इसमें। ये रह जाता है। हेलो, हाँ हेलो। पेपर पिकअप की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ, ये है, इसमें दिक्कत है इसका। और फोटो पेपर भी वो अभी खींच नहीं रहा है सर, ये बहुत मोटा पेपर नहीं लेता है ये अभी। हाँ, ये जो मोटा पेपर नहीं ले रहा है, ये हो सकता है नेक्स्ट जो एडिशन आ रहा है मार्केट पे, उस पे उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आ जाएगा। उस पे काम चल रहा है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। सर पेपर, हेलो, हाँ बोलिए। पेपर पिकअप का प्रॉब्लम का सलूशन तो मैंने निकाल लिया है सर। मैं प्रिंटर रिपेयरिंग करता हूँ एप्सन के सर्विस सेंटर में था पहले मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, मैं अगर मेरे को मतलब मेरे फ्रेंड्स सुन पा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, उसका जो छोटा रोलर होता है ना, हाँ। पिकअप रोलर, हम्म। उसमें एक छोटा सा स्प्रिंग लगा होता है। हम्म। आप उसको क्या करते हो, उसको स्प्रिंग को काट कर ना हाफ कर दीजिए। हम्म। उसमें क्या होगा, पेपर पिकअप प्रॉब्लम आपका सोल्व हो जाएगा, फोटो पेपर उठाने लगेगा। हाँ हाँ हाँ, ये होता है। मैंने काफी प्रिंटर्स रिपेयर किए हैं। पहले वाले में तो उसका स्प्रिंग निकाल देते, फिर भी होता था। इसमें अगर निकाल हाँ, देंगे तो उसमें थोड़ा क्या दिक्कत होता है, होगा पेपर का इसमें। स्प्रिंग निकाल दोगे आप तो पेपर वो उठाने लगेगा। हाँ हाँ 5 हाँ, पेपर इकट्ठे, 10 पे एक इकट्ठे साथ कर एक साथ उठाने ले लगेगा जाएगा। वो। ये ठीक दिक्कत है ना। होता है। हाँ हाँ इसका हाँ। सोल्यूशन यही है, आप उसके पिकअप रोलर को बस उसके स्प्रिंग को थोड़ा सा ना काट कर उसकी जो तड़ होती है ना वो कम कर दो। बढ़िया। उससे क्या होगा, वो 260, 230, 180 जीएसएम का फोटो पेपर उठाएगा ही उठाएगा। हाँ हाँ हाँ, हम लोग आज का जो क्लासेस है वो फ्री वेबिनार है, तो इसमें हम लोग नया वाले में नहीं जाएंगे। उसका सिर्फ उसका हिंट रहेगा, परंतु हम लोग जाएंगे एक प्रोसेस में। उस प्रोसेस को ट्रबल शूटिंग कैसे किया जाता है और डीपली क्या नॉलेज हमें चाहिए उसको ट्रबल शूट करने के लिए, वो हम लोग देखेंगे आज। सर इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है आज के डेट में हाँ हाँ। कि सर अभी लाइनिंग आ रही है इसमें, ठीक है, तो अगर हम लोग हेड क्लीन करते हैं, फ्लशिंग करते हैं, तो भी लाइनिंग की प्रॉब्लम, जैसे फर्स्ट टाइम किया हेड क्लीन तो थोड़ी देर चलता है, फिर से प्रिंटर को बंद करके रख दो, फिर से लाइनिंग आने लगती है। ठीक है, इसमें तो इसमें उसके लिए सेंसर को भी आपको चेक करना पड़ेगा उस केस में। नहीं, वो सब उसके बाद साइड में एक सेट गियर सेट होता है पंप का। हाँ, डिस्क एनकोडर जो है। नहीं नहीं, साइड में जो गियर सेट होता है जो असेंबली पंपिंग बोलते हैं, पंपिंग का। हाँ असेंबली। इंक लेता है। हाँ तो हाँ, पंपिंग। कई टाइम में वो पूरा सेट अगर हम चेंज करते हैं हाँ। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बट अगर कई टाइम तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो हम लोग ये बोल के देते हैं कि भाई अब हेड की प्रॉब्लम है, ये लाइनिंग बार बार आ रही है ये तो। लेकिन इस समय क्या है कि ये रफ एंड टफ प्रिंटर नहीं है, 1 ईयर के या 1.5 ईयर में इसका लाइनिंग का इशू बहुत ज्यादा है सर इसमें। वो बोला हेल्थ ना मैंने, वाइज उसका जो विपिंग मैकेनिज्म है नया वाला में, वो पूरा चेंज हो चुका है। पहले वाला जैसा था वैसा नहीं है। वो ब्रदर जैसा कर रहा था पहले, उस तरीके की कर दिया है, जिसकी वजह से वो क्लीन नहीं होता है। और बेकार मैकेनिज्म किया है इन्होंने इस मॉडल पर। और ये इसमें L31 क्या सीरीज होता में है, बेकार आई है। जो हेड है ना, हम लोग आगे देखेंगे। जैसे एचपी वाले का हेड का जो टेक्नोलॉजी है और एप्सन का जो हेड का टेक्नोलॉजी है अलग है। टोटली टेक्नोलॉजी अलग है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादातर लोग हेड को क्लीन करता है उसका
100% सोल्यूशन नहीं मिलता है जैसे कैनन या HP में मिलता है, क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी अलग है। उसमें अगर कुछ इलेक्ट्रिकल इशू आ जाए हेड में तो वो नजल ब्लॉक हो जाएगा। आप अगर उसमें क्लीन कर देंगे, कोई सोल्यूशन डाल के क्लीन करेंगे, काम नहीं करेगा। वो एक्चुअल रीजन रहता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो लगभग 9:30 के ऊपर हो चुका है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं म्यूट कर देता हूँ सभी को, बाद में मैं एक बार लूंगा, सबसे बात करूंगा। आज का जो टॉपिक है एक्चुअली टैंक प्रिंटर को लेके है। जो मार्केट पे एप्सन का टैंक प्रिंटर है उसमें कुछ दिक्कतें हम लोगों को हमेशा फेस करना पड़ता है, और उसको हमें रिपेयर करने में हो सकता है 60% केस इजीली रिपेयरेबल है, और 40% केस में हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है, जो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट प्रोसेस में, क्योंकि 1 आवर में इतना सारा प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग एक शॉर्ट प्रोसेस यहाँ पे शेयर करेंगे ताकि आप आगे जाके उसको यूटिलाइज करते हुए आपका जो मेजर प्रॉब्लम रहता है, जो प्रॉब्लम को आप जब सॉल्व आउट करने जाते हैं आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि आगे क्या करो। हो सकता है आगे और कुछ प्रॉब्लम है और कुछ अलाइनमेंट करना पड़ेगा, या फिर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकता है कि उसमें एडजस्टमेंट चाहिए, लुब्रिकेंट का प्रॉपर यूज चाहिए। क्योंकि एक प्रिंटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट और मैकेनिकल सिस्टम का आप कॉम्बिनेशन, इसको आप छोटा एक रोबोट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोडक्ट है। तो इसमें आपको जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को भी देखना होगा, उसके साथ साथ उसका जो मैकेनिकल जो गियर वगैरह रहता है, सेंसर वगैरह रहता है, और मेजर थिंग जो रहता है उसका जो लुब्रिकेंट एरिया रहता है उसको भी आपको प्रॉपर एरिया में उसको सर्विस करना पड़ता है। अगर उसमें आप प्रॉपरली नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो लुब्रिकेंट की अगर कुछ दिक्कत आता है तो जैम हो जाता है, वो गियर नहीं घूमता है, या फिर कोई भी मैकेनिकल इशू भी आ सकता है। तो ये एक मेजर चीज रहता है, हमेशा मैंने देखा हुआ है कि जैसे मान लीजिए कोई लुब्रिकेंट का उसमें चाहिए होता है किसी सेक्शन पे, तो क्या करते हैं मार्केट पे 5 रुपए का जो वेसलिन मिलता है वो डाल देते हैं, या फिर कोई मोबिल डाल देता है, उसमें दिक्कत आता है। तो एप्सन ये रिकमेंड नहीं करता है। एप्सन का खुद का लुब्रिकेंट है, आपको आसानी से ऑनलाइन पे मिल जाएगा, और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए स्पेसिफिक लुब्रिकेंट है, वही आपको यूज करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज ये बेसिक से जाएगा, और एक ही जो हम लोग का 1 आवर का टाइमिंग है उसमें कंप्लीट होने के लिए जितना सारा हो सकता है मैंने पॉइंट लिया है, ताकि आप आगे जाके उसके ऊपर काम करें और आप खुद नॉलेज एक्वायर करके जो दिक्कत हो रहा है उसको आप सॉल्व आउट कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ प्रिकॉशन रखना पड़ेगा कि आपको जब इसमें वर्कआउट करना है तो इस तरीके की कुछ होता है कि विदाउट प्रिकॉशन हम लोग उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद आगे का बहुत सारा दिक्कत आता है, जिसमें अगर हम देखेंगे आपको पावर रेटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप काम करेंगे तो इस पावर रेटिंग को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअल वोल्टेज क्या रहेगा वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बिगिनर के लिए बात कर रहा हूँ, ये जो आगे सर्विस सेंटर सेटअप कर लिए हैं, शायद इसको आप देख रहे हैं, हो सकता है आप खुद काम कर रहे हैं या आपका इंजीनियर उसमें काम कर रहा है, परंतु आपको ये जो प्रिकॉशन रहता है ना वो लगभग आपको देखना पड़ता है। दूसरी चीज जो मैंने बोला कि आपको जो भी करना है ना, आपका जो डीलर है या वेंडर है जिससे आप परचेस कर रहे हैं, आप ट्राई कीजिए एप्सन का जो अप्रूव प्रोडक्ट है वही आप उसमें डालिए, या फिर आपका जो कस्टमर है उनको भी बोलिए कि एप्सन का अप्रूव रहता है, या कभी कभी ऐसे भी आता है रिफर्बिश भी आ जाता है मार्केट पे,
तो इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए और आप एप्सन का ओरिजिनली यूज करना स्टार्ट कीजिए। आप ये पॉइंट आपको मैं बाद में दे दूंगा या फिर आपको आसानी से कहाँ से मिलेगा मैं आगे शेयर कर दूंगा। कभी भी आप जो वेस्टिंग एरिया रहता है वो नेकेड हाथ से मत टच कीजिए, ग्लव्स वगैरह यूज कर लीजिए, इससे आपका हाथों में ये इंक नहीं लगेगा। यह था लगभग बेसिक जो रहता है इसमें, और कुछ प्रिकॉशन यहाँ पे है जो हमको देखना पड़ता है, जैसे ये तो मैंने बोल दिया कि ग्लव्स का यूज करना चाहिए। डीअसेंबल और रीअसेंबल के बाद आपको हमेशा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। कैसे करना है, क्या करना है, ये मैं आगे बताऊंगा। और जो इस सेक्शन है, ये जो सेक्शन है, यहाँ पे कभी भी आप स्क्रैच मत कीजिए, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और अगर आप कोई ग्रीस यूज कर रहे हैं तो वो ग्रीस जो रहता है वो एक्चुअल जो एप्सन का रिक्वायर्ड रहता है उसको आप ट्राई कीजिए। और अगर आप क्लीन करने जा रहे हैं तो कुछ कुछ एरिया ऐसे रहता है जिसमें आपको एल्कोहल यूज करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन पे आप डाइल्यूटेड एल्कोहल को ट्राई कीजिए। और देखिए डाइल्यूटेड एल्कोहल 70% होना चाहिए, यानी आइसोप्रोपाइल एल्कोहल जो होता है उससे ही आप उस सेक्शन को क्लियर कीजिए। और किसी किसी हम मेंटेनेंस में आगे बात करेंगे, और किसी किसी सेक्शन ऐसे रहता है जिसमें आपको एल्कोहल यूज नहीं करना है। ऑडियो क्लियर नहीं है क्या? ओके ओके, आगे इसको लेके मैं दिखाऊंगा कि कौन से सेक्शन पे एल्कोहल नहीं यूज करना है और कहाँ पे करना है। तो 70% एल्कोहल होना चाहिए, बाकी 30% उसमें आपका वाटर होना चाहिए। तो ये आसानी से आपको मिल जाएगा, जो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल केमिस्ट्री शॉप पे मिल जाता है, वो आप यूज कीजिए, वो बढ़िया रहता है। दूसरी चीज, आप जब सर्विस करेंगे या इसको आप मूवमेंट करेंगे तो इसका जो टेपिंग रहता है, जो इंक ट्रे रहता है, उसको प्रॉपर्ली आप टेपिंग कर लीजिए। टेपिंग करने से क्या होगा, वो गिरेगा नहीं और लिक्विड जो है वो स्पॉइल नहीं होगा। अगर उसमें लॉकिंग सिस्टम है तो आप ट्राई कीजिए, उसको प्रॉपर लॉक कर लीजिए और उसके बाद ही इसको आप मूवमेंट कीजिए या सर्विस स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ चीज देखना पड़ता है। कभी भी अगर हम लोग सर्विस को स्टार्ट करते हैं तो उस केस में डीअसेंबल हमें आना चाहिए, कोई भी मॉडल हो जाए, चाहे पुराना वाला हो जाए या आने वाला जो भी मॉडल आ रहा है, उसका डीअसेंबल प्रोसेस हमें आना चाहिए। तो इसका परफेक्ट डीअसेंबल प्रोसेस हमें मिल जाता है सर्विस मैनुअल पे। आपको हमेशा सर्विस मैनुअल को कलेक्ट कर लेना है, और हो सके तो ऐसे आप एक बार इसको प्रिंट आउट कर लीजिए और पूरा जो सर्विस मैनुअल है इसको प्रिंट आउट करके आपके पास रख सकते हैं, या आपका जो सर्विस इंजीनियर है उसको भी आप दे सकते हैं। इससे आसानी क्या रहेगा, उसका जो पूरा प्रोसेस रहता है, कैसे आपको कौन सेक्शन को डीअसेंबल करना है, और कुछ कुछ मार्किंग रहता है जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ये जो मार्किंग है, ये मार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे हम लोग देखेंगे इस मार्किंग का क्या मतलब रहता है, ये जो मार्किंग दिया गया है। तो उस हिसाब से आपको इसको डीअसेंबल करना है, और जब आप आगे उसको रीअसेंबलिंग करेंगे तो उसी हिसाब से इसको आप कुछ अगर हो सकता है किसी में एडजस्टमेंट चाहिए होगा, किसी में हो सकता है लुब्रिकेंट यूज करना पड़ेगा, किसी में हो सकता है स्प्रिंग का टेंशन कितना होना चाहिए, वो भी आपका सर्विस मैनुअल के हिसाब से ही करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो मैकेनिकल प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो नहीं होगा। 60% केस आसानी से रिपेयरेबल है, और 40% केस जो फंस जाता है उसमें मैक्सिमम केसेस 30%, 40 का अगर आप देखेंगे अबव 0.5% आपका जो इशू रहता है, और इशू होता है मैकेनिकल सेक्शन का। हो सकता है आप कुछ स्प्रिंग का इशू हो सकता है कुछ गियर का इशू हो सकता है, इसके अलावा उसमें ज्यादातर सेंसर का इशू रहता है। तो ये जो मार्किंग होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और ये आपको सर्विस मैनुअल में मिल जाएगा। हर एक प्रिंटर के लिए अलग अलग सर्विस मैनुअल रहता है और उसके हिसाब से काम करना पड़ता है हमें। चलिए एक डीअसेंबल प्रोसेस हम लोग इसमें देख लेते हैं, ताकि जो
इसमें काम नहीं कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि एक प्रिंटर को कैसे डीअसेंबल किया जा सकता है। ये लगभग 30 मिनट का है। जो हम लोगों के साथ कोर्स में जुड़ते हैं उन लोगों को हम लोग ये देते हैं कोर्स का। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 1 आवर का पैकेज में पूरा का पूरा 10 डेज या जो 15 डेज का कोर्स रहता है वो कंप्लीट किया जाए। फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे जितना हो सके हम लोग इसमें इंक्लूड कर पाए। ये जो हम लोगों का कॉमन मॉडल था उसका प्रोसीड्योर है। ये यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, इसको आपको फर्स्ट निकालना पड़ेगा। लगभग सभी को ये मालूम है, तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे उसको। और अगर किसी को ये वीडियो चाहिए होगा ग्रुप में मुझे बता देना, मैं उसको ये फॉरवर्ड कर दूंगा। इसको थोड़ा आगे लेता हूँ और इसमें कैसे प्रोसेस में होता है ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये वीडियो किसी को चाहिए होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा काट कर देते हैं। इस प्रकार से आपका पूरा सर्विस मैनुअल पहले आप एक बार रीड कर लीजिए, उसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है। और साथ ही साथ इसका वीडियो अवेलेबल है नेट पे। अगर नेट पे आपको मिल जाता है अच्छा है, नहीं तो आप मुझसे भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। और इससे आपको क्या होगा, जो नए वाले बंदे हैं जो इसमें वर्क नहीं कर रहे हैं उनको आसानी रहेगा कि एक प्रिंटर को कैसे डीअसेंबल किया जा सकता है और उसके बाद कैसे रीअसेंबल किया जाए। परंतु एक प्रिंटर का अगर आप डीअसेंबल करते हैं या रीअसेंबल करते हैं, जो एडवांस लेवल का थिंक रहता है उसके बाद हमेशा आपको इसमें एडजस्टमेंट प्रोग्राम रन कराना पड़ेगा। किस सेक्शन पे कौन सा एडजस्टमेंट आपको करना है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने इसका जो पूरा मैकेनिकल सेक्शन है आपने इसको डीअसेंबल कर दिया है। अगर आपको फिर से इसको रीअसेंबल किया, हो सकता है एज इट इज नहीं फिक्स हुआ है, हो सकता है कुछ प्रॉपर नहीं हुआ है, तो एडजस्टमेंट प्रोग्राम क्या करेगा, उसको रिफिक्स कर देगा। और किसी किसी सेक्शन पे जैसे आप मदरबोर्ड चेंज करते हैं तो इसके लिए आपको ईपीरोम का डाटा पहले बैकअप रखना पड़ता है और उसके बाद वो डाटा आपको डालना पड़ता है उसमें, ताकि वो प्रॉपरली वर्क करे। सेम अगर आप हेड डालते हैं, हो सकता है आप हेड डालेंगे आपका प्रिंट तो हो जाएगा, परंतु इस कभी कभी क्या होता है वो लाइनिंग आएगा, नया हेड डाला लाइनिंग आएगा, उसमें भी आपको हेड आईडी लेना पड़ता है और ये हेड आईडी एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें डालना पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये एक असेंबल और डीअसेंबल प्रोसेस था। जो चीज इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें देखिए ये एक मार्किंग रहता है, ये आपको सर्विस मैनुअल में मिलेगा। इसलिए मैंने बोला पहले कि आप सर्विस मैनुअल को एक बार कलेक्ट कर लीजिए, सभी का सीरीज में रहता है। अगर मान लीजिए मेरे पास आज जो हम लोग देख रहे हैं इसमें 360, 380, इसको लेके 310, 312, 313, 220, 222, ये पूरा सीरीज का रहता है। अगर आप देख पाएंगे तो ये पूरा सीरीज का रहता है, तो लगभग सभी का सेम रहता है। परंतु क्या होता है, जो लुब्रिकेंट का सेक्शन होता है वो मॉडल टू मॉडल किसी में चेंजेस होता है, और क्या होता है आपका हो सकता है किसी में स्प्रिंग का टेंशन रहता है वो अलग रहेगा, वो पूरा डिटेल्स में होता है। और जो प्रॉब्लम आता है उसकी वजह से ही ज्यादातर प्रॉब्लम मैकेनिकल इशू होता है। क्या होता है, हो सकता है आपका पेपर जम एरर जाएगा ही नहीं और लाइट ग्लो ही करता रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा किसके लिए ग्लो कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ प्रोसेस ऐसे है कि अगर आपको मालूम नहीं है कैसे
उसका एरर कोड को रीड कर पाए और कौन सा सेक्शन पे आपको सर्विस करना है, तो आपको सिर्फ वो एरर लाइट ही दिखाएगा। और अगर आप एरर लाइट दिखेंगे तो एरर लाइट से आपको मालूम नहीं पड़ेगा। हो सकता है स्कैनर का इशू हो तब भी आपका एरर लाइट दिखाएगा, हो सकता है इसमें पेपर जाम सही में हो रखा है तब भी आपका एरर लाइट दिखाएगा, हो सकता है उसका पावर ऑन सीक्वेंस ब्रेक हो गया है तब भी उसमें एरर लाइट दिखाएगा। तो इससे तो आप सर्विस नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा क्या होगा, ज्यादातर मैंने देखा है मेरे पास जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली जो काम करने के लिए आते हैं, तो उसमें क्या होता है किसी किसी को यूट्यूब से पहले से कलेक्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे कुछ कॉमन रहता है कि आप पूरा इसके बाद इसको चेक करो, इसके बाद इसको चेक करो, पूरा पूरा उसको डिसमेंटल करके एक एक पार्ट को चेक करता है। कुछ ना कुछ तो होगा जिससे वो रिपेयर हो जाएगा, परंतु ऐसे तो रिपेयर नहीं होता है। आपको स्पेसिफिक लोकेशन जो रहता है उसमें आपको काम करना है, ना कि आप पूरा प्रिंटर को आप खुल के एक एक करके फिर से रिफिक्स करें। आपका ऐसा है कि मान लीजिए रेड लाइट दे रहा है, स्कैनर का इशू है, मान लीजिए रेड लाइट दे रहा है, वो हो सकता है आपका पिकअप रूलर का जो सेंसर है उसका इशू है, हो सकता है ये एनकोडर डिस्क का सेक्शन से कुछ सेंसर का इशू है। आपको एरर कोड मालूम करना पड़ेगा पहले। विदाउट एरर कोड आप क्या करेंगे, हो सकता है पूरा निकाल दीजिए, क्लीन कीजिए। अगर क्लीनिंग का इशू है या कुछ डस्ट आ गया है या कुछ रस्ट आ गया है उसका प्रॉब्लम है तो आप निकाल के रिफिक्स कीजिए, हो जाएगा। परंतु अगर ये ओरिजिनली वो जो स्पेयर है वो पार्ट्स है वो खराब हो चुका है तो आपको दिक्कत आएगा, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा सभी को लेके, और ये लेंथी प्रोसीड्योर है, एक्चुअल प्रोसीड्योर नहीं है। हम आगे देखेंगे एक्चुअल प्रोसीड्योर कैसे होगा। इसके लिए सभी जो प्रिंटर रहता है उसका सर्विस मैनुअल हो सके तो पीडीएफ में आप रखिए, अगर पीडीएफ में नहीं होता है तो आप प्रिंट करके एक बार आपका पास रखिए या आपका जो सर्विस इंजीनियर काम कर रहे हैं उसको आप दे दीजिए। उससे आपका कुछ होगा, जो होगा ये अबव 60% जो केसेस रहता है, 60% तो इस तरीके से रिपेयर हो जाता है। आगे का जो केसेस रहता है जिसमें हम लोग फंस जाते हैं उसको हम लोग इससे जो इंफॉर्मेशन है उसको लेके मैक्सिमम जो मैकेनिकल सेक्शन है उसको रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो था मेरा ये जो मार्क है इसका मतलब है अगर इस तरीके की कंपोनेंट को आप निकाल रहे हैं तो इससे इंक बाहर आ सकता है, इंक स्पिल हो सकता है। तो आपको ये कंपोनेंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे जॉइंट को रखना पड़ेगा, इंक सप्लाई टैंक कैसे जो रहता है इसको आप अगर निकाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उस केसेस में रखना पड़ेगा। एडाप्टर ऐसे को कुछ कर रहे हैं तो उस केसेस में रखना पड़ेगा। तो ये जो चीज है आपको सर्विस मैनुअल में मिल जाएगा। जैसे ये पूरा चीज मैंने जो दिखाया तो ये मार्किंग रहता है। ये जो मेरा एडाप्टर ऐसे है उसमें अगर कुछ दिक्कत है तो इसको अगर आप निकालना है तो प्रिपरेशन ले लेंगे कि इससे इंक निकल सकता है, आपको मालूम है पहले से। नया वाला प्रिंटर आया मार्केट में, आप उसका सर्विस मैनुअल ले लीजिए और उसको एक बार स्टडी कीजिए। ये जो छोटा छोटा पॉइंट रहता है इसको एक बार देख लीजिए, आपका इंजीनियर को दिखाइए। इससे क्या होगा, जो मैकेनिकल सेक्शन का इशू रहता है वो आसानी से सॉल्व आउट भी होगा और कुछ है तो उसको भी नॉलेज में रहेगा। आपको कुछ हेल्प चाहिए होगा तो इसमें पूरा डिटेल्स दिया होता है, सिर्फ नजरिया का बात होता है। अगर आपको मालूम पड़ गया कैसे किस पॉइंट को आपको सिर्फ देखना है तो आसानी से आगे जाके आप सर्विस मैनुअल देख के उसको आगे काम कर पाएंगे। तो ये बढ़िया चीज रहता है। ये है आपका पूरा डिटेल्स रहता है। जैसे मान लीजिए ये जो सिंबल दिया गया है इजेक्ट रूलर के पास, तो इसका मतलब क्या है, ये ब्रेकेबल है। सेम ये जो सिंबल दिया गया है यहाँ पे जितना सारा ये इंडिकेट करेगा वहां पे आपको क्वालिटी वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यानी उसमें पेशेंट के साथ वो जैसे दिया गया है एज पर सर्विस मैनुअल हो या आपको मालूम है तो उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें दिक्कत आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस मॉडल में क्या होता है, एक दिखाता हूं। ये देखिए यहाँ पे ये मार्किंग दिया गया है और इस मार्किंग का मतलब है आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा और प्रॉपरली इसके वर्क करना पड़ेगा। ये जो पंपिंग एरिया है अगर आप इसको निकालेंगे, उसको क्लीन करेंगे या फिर आप रिप्लेस करेंगे, आपको कुछ
करना है उसमें तो आपको ध्यान में देना पड़ेगा। और उसका जो प्रोसेस रहता है ना, ये प्रोसेस पूरा यहाँ पे दिया गया है, 11 स्टेप दिया गया है। और ये 11 स्टेप अगर आपको मालूम है तो इसको निकाल के रिफिक्स करने पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या होता है, आप निकाल देंगे, क्लीन करेंगे, आपने डाला है, उसके बाद देखेंगे क्या काम नहीं कर रहा है, हो सकता है अलग किस्म का इशू आ गया है। ज्यादातर ऐसे ही होता है। प्रिंटर में इतना रॉकेट साइंस नहीं रहता है कि कुछ अलग से करना पड़े, उसमें सिर्फ ध्यान देने वाला चीज रहता है। आपको जो काम करना है वो काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं, उसमें जो सेक्शन पे जितना स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ आ रहा है कि नहीं, जो जो गियर प्रॉपरली वर्क करना चाहिए था, जो सेंसर जब जिस टाइमिंग पे वर्क करना चाहिए था उस टाइमिंग पे वर्क कर रहा है कि नहीं, ये पूरा प्रोसेस को आपको फॉलो अप करना पड़ता है। अगर ये आप फॉलो अप करना आपको आ जाए ना, तो कोई भी प्रिंटर हो जाए, कोई भी इंजेक्ट प्रिंटर हो जाए, आप आसानी से रिपेयर कर पाएंगे। क्या होता है, मैंने देखा है कि 85% केसेस जो इंजीनियर को लेजर प्रिंटर आसानी लगता है, उसको अगर आप कोई इंजेक्ट प्रिंटर दे दो, ये टैंक प्रिंटर हो जाए, कोई भी एचपी का दे दो, कैनन का दे दो, एप्सन का दे दो, उसको सर्विस करने में दिक्कत आता है। ज्यादातर केसेस ये मैंने देखा है। क्यों आता है, क्योंकि उसमें मैकेनिकल सेक्शन ज्यादा है रदर देन लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन सर्किट बोर्ड रहता है और उसके स्कैनर सेक्शन रहता है। अगर ईसीयू है, ईसीयू में रहता है। इतने में आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन रहता है। मैकेनिकल सेक्शन में पिकअप से लेके फ्यूजर यूनिट बस, और एक साइड पे गियरिंग यूनिट और उसका सोलिनॉइड, इतने में मेन मोटर को लेके। तो ये आसान रहता है एक इंजीनियर को लेजर प्रिंटर रिपेयर करने में। परंतु आप अगर इंजेक्ट प्रिंटर देखेंगे तो इसमें जो क्लीनिंग यूनिट है, उसका जो पंपिंग प्रोसीड्योर है वो प्रॉपर होना चाहिए। बीच में उसका सीआर स्केल है जो एनकोडर स्ट्रिप के नाम पे जाना जाता है, वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि वो रीड करता है इतनी दूरी तक। एनकोडर स्ट्रिप जो रहता है राउंड किस्म का, वो प्रॉपर होना चाहिए। उसका सेंसर प्रॉपर होना चाहिए, डोर सेंसर प्रॉपर होना चाहिए। ये पूरा बहुत सारे सेंसर और मैकेनिकल सेक्शन का जो गियर वगैरह का कॉम्बिनेशन है ये इंजेक्ट प्रिंटर। तो इसमें ज्यादातर दिक्कत होता है। तो आपको अगर ये पूरा चीज टेक्निकल चीज आपको मालूम है ना, तो आसानी से आप इंजेक्ट प्रिंटर रिपेयर कर पाएंगे। इंजेक्ट प्रिंटर पे नॉलेज ज्यादा होना चाहिए। स्किल के साथ साथ अगर आपको नॉलेज है पूरा उसमें, तो आप आसानी से मॉडिफाई भी कर पाएंगे। और हो सकता है किसी किसी सेक्शन को आप जुगाड़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि इंडिया जुगाड़ में नंबर 1 है। तो आप जुगाड़ भी लगा सकते हैं उस केस में। क्या हुआ मेरे साथ, एक बहुत साल पहले, लगभग ये 8-9 साल पहले, कुछ ऐसे एरर हो रहा था कि एक एप्सन का एक एचपी का प्रिंटर था जो थोड़ी देर जाता है और उसमें एक रबर रहता है जो हेड को क्लीन करता है, उसमें स्टक हो जाता है, हमेशा उसमें स्टक हो जाता है। ये नियर अबाउट 9th ईयर एगो का केसेस था एक बार। तो मैंने देखा इसको, उसका नॉलेज मुझे है कि ये उसका काम क्या है, सिर्फ हेड को क्लीन करेगा। और इसका हेड का टेक्नोलॉजी भी मुझे मालूम है कि वो हम लोगों का ब्रदर जैसे टेक्नोलॉजी नहीं है। तो मैंने क्या किया, कस्टमर से बात किया, बोला कि आपको मैन्युअली थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। उसका लॉक जो था ना, वो लॉक ब्रोकन हो गया था और उसी टाइम पे ये अवेलेबल नहीं था और कस्टमर को अर्जेंसी था। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, हमेशा आपको वीकली या 3 दिन के बाद एक बार हेड को निकालना पड़ेगा और उसको एक कॉटन पे रख के, कॉटन का जो कपड़ा रहता है उस पे रख के एक बार डंप करके उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो मैंने जो ऊपर ब्लेड रहता है उसको निकाल दिया यहाँ से, बस प्रिंटर ओके हो गया है। तो इस प्रकार का जो जुगाड़ रहता है ना, वो आपको करना पड़ता है किसी किसी केसेस में। मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, किसी का शायद ज्वाइन नहीं हो रहा है, क्या इशू आ रहा है। ज्वाइनिंग का इशू आ रहा है। 1 मिनट, मैं उन लोगों को वॉइस मैसेज दे देता हूँ।
देखिए अभी तक हम लोगों ने जो बात किया है उस बात के हिसाब से किया है। हम लोग देखा है कि डीअसेंबल कैसे कर पाएंगे। अभी तक इतने तक ही हम लोग देखा है कि एक प्रिंटर को हम लोग डीअसेंबल कैसे करेंगे, और बिफोर डीअसेंबलिंग और आफ्टर डीअसेंबलिंग व्हाट वी हैव टू चेक। तो क्या है, हमें कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है, कुछ टिप्स रहता है जो आपको फॉलो अप करना पड़ता है। कुछ जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्किंग रहता है इसको आपको प्रॉपरली रीड आउट करना पड़ता है। स्क्रू का साइजेस रहता है, कहीं पे स्प्रिंग का टेंशन लिखा रहता है, और कहीं कहीं पे आपका ये जो सेक्शन है ब्रोकन हो सकता है, ये पूरा चीज आपका लिखा रहता है। तो आपको सर्विस मैनुअल हमेशा आपके साथ रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। और दूसरे जो है आफ्टर असेंबलिंग, अभी हम लोगों ने डीअसेंबल देख लिया है, हमें असेंबल आता है, हम लोग मान के चलते हैं क्योंकि ये इतना शॉर्ट टाइम का वेबिनार है, इतना शॉर्ट टाइम का है, मैं मान के चलता हूँ कि सभी को ये प्रोसेस आता है। उसके हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है कि जो लोग 60% रिपेयर की बात अटकते हैं उनको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए, थोड़ा सा स्टेप्स मिल जाए कि कहाँ से आगे हमको अभी चेक करना है और क्या इसको करना पड़ेगा, कि उसकी बात भी हो सकता है ये रिपेयर हो जाए। कभी कभी क्या होता है, आपने डीअसेंबल कर दिया, रीअसेंबल कर दिया, सब कुछ ओके है, फिर भी आपका प्रिंटर वर्क नहीं करेगा। उस केसेस में क्या होता है, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, और ये मैंडेटरी है। एडजस्टमेंट इज मैंडेटरी फॉर एप्सन प्रिंटर। तो किस किस केस में एडजस्टमेंट आपको चेक करना है, और एडजस्टमेंट के लिए आपको क्या चाहिए होगा। एडजस्टमेंट के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। सभी को यह मालूम है कि एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर यूज करके सिर्फ वेस्टिंग काउंटर को क्लियर किया जाता है, परंतु ये नहीं मालूम है कि उसका बहुत सारा वर्क है इसमें जो हमको आगे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको वर्क नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आता है। जैसे इसको मैं पूरा दिखाता हूं। मान लीजिए आप उसका जो सर्किट बोर्ड है उस सर्किट बोर्ड को आप रिप्लेस कर रहे हैं, यानी मेन बोर्ड जो रहता है इस मेन बोर्ड को आप रिप्लेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा। इस प्रिंटर का जो ईप्रोम रहता है, उस ईप्रोम का जो डाटा है वो पूरा डाटा आपको रखना पड़ेगा कॉपी करके। कैसे रखना है, क्या करना है, आगे हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, आपको अगर कोई भी प्रिंटर में सर्किट बोर्ड आप चेंज कर रहे हैं तो उस केस में आपको इसका डाटा कॉपी करके रखना पड़ता है। आगे जाके नया वाला प्रिंटर में वो डाटा डालना पड़ता, सॉरी नया वाला जो सर्किट बोर्ड रहता है, मेन बोर्ड रहता है, उसमें वो डाटा डालना पड़ता है। नेक्स्ट रहता है इनिशियल सेटिंग। देखिए दो चीज यहाँ पे मैं बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखना होगा। ये है कि ये डैश है और दूसरा जो है वो 0 है। इसका मतलब है मैंडेटरी है, इसका मतलब है ये मैंडेटरी है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और जो डैश है वो मैंडेटरी नहीं है इस केस में, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, 0 को आपको करना ही पड़ेगा, और जो डैश रहता है वो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए जैसे इनिशियल सेटिंग्स, आपको सिर्फ एडजस्टमेंट प्रोग्राम की कुछ
काम करना है या फिर उसमें कुछ करना है, तो उस कंडीशन पे इनिशियल सेटिंग्स चाहिए होता है। आगे का जो कोई भी आप कंपोनेंट उससे निकाल दीजिए, डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है, उसमें आपको इनिशियल सेटिंग्स नहीं करना पड़ता है। मेंटेनेंस काउंटर को रिसेट कब करना है, तो हम लोगों को पता है कि वेस्टिंग पैड हम लोग जब चेंज करेंगे तो उस कंडीशन पे हम लोग मेंटेनेंस यूनिट को रिसेट करेंगे। तो ये पूरा डिटेल्स दिया गया है इसमें कि वेस्टिंग पैड जब आपका दिक्कत हो जाए तो उस कंडीशन पे आपको मेंटेनेंस यूनिट काउंटर जो रहता है उसको रिसेट करना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप ट्यूब ऐसे में कुछ वर्क किए होंगे, कौन सा वर्क वो देखिए, अगर ट्यूब ऐसे को आपने रिप्लेस किए होंगे तब भी जाके आपको ये काउंटर को जीरो करना पड़ता है। कितने को ये मालूम था? आप जितने को मालूम था वो वाई डालिए, जितने को मालूम नहीं था वो एन डालिए। अगर आप ट्यूब ऐसे का वर्क, ओके 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 ओके, एन 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 ओके, तो अगर आप ट्यूब ऐसे का वर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो एडजस्टमेंट प्रोग्राम होता है उससे वो मेंटेनेंस यूनिट को अगर आप काउंटर रिसेट नहीं करेंगे तो उस केसेस में भी आपका एरर लाइट ग्लो हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और क्या क्या कहाँ पे करना पड़ता है। इंक चार्ज, ये भी आपको मिल जाता है। आपने शायद वो एडजस्टमेंट प्रोग्राम रन करवाया होगा, सीधा आप ये चला जाएंगे वेस्टिंग काउंटर पे और यहाँ पे आपने रिसेट डाल दिया, एडजस्टमेंट प्रोग्राम का काम खत्म, आपने और आगे का काम किया ही नहीं इसमें। शायद ऐसा हो सकता है। किसने इतने सारे वर्क किया है, आप वाई डालिए। जो सिर्फ मेंटेनेंस जो रिसेट काउंटर होता है वो आप काउंटर रिसेट के लिए 8 डाल दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि सिर्फ आप एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर से कितने सारे लोग रिसेट करते हैं, सिर्फ आगे का कुछ एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। इंक चार्ज आपको सिर्फ जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है इनसाइड का प्रिंट हेड, आपने न्यू प्रिंट हेड डाला है तो उसके बाद आपको सिर्फ इंक चार्ज करना है। और अगर कोई भी आपने पार्ट्स को निकाला डाला उसमें वो आपको इंक चार्ज नहीं करना पड़ता है। हाँ, हम लोग हेड को अगर क्लीनिंग की बात भी उसमें नहीं आ रहा है, हम कंफर्म करना पड़ता है कि अगर आगे हेड का कुछ इशू है कि नहीं, तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, उसमें इंक चार्ज करके एक बार चेक कर सकते हैं कि वो कहीं पर भी ईआर वगैरह है कि नहीं। अगर ईआर की वजह से ब्लॉकेज होता है तो इंक चार्ज करने पे वो चला जाता है। तो अगर आप नया हेड डाल रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है, हेड डालने के बाद आपको इंक चार्ज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है ये है हेड आईडी इनपुट करना, यानी अगर आप हेड को चेंज किए हैं, नया हेड डाला है या दूसरे प्रिंटर से हेड निकाल के आप उसमें डाला है, हो सकता है आपका प्रिंटर प्रिंट कर जाएगा। 85 to 90 केसेस से ये वर्क कर जाता है, परंतु जो 10% केस रहता है आपका सिर्फ हेड डाला है फिर भी आपका एरर दिखा रहा है, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हेड का इशू है या एडजस्टमेंट का इशू रह गया था उसमें। इसका जो सर्किट है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एरर लाइट ग्लो हो रहा है। आप क्या करेंगे, उस प्रिंटर को रिटर्न कर देंगे। बाद में पता चलेगा कि उसमें सिर्फ हेड आईडी इनपुट करने से वो प्रिंटर वर्क कर जाता। तो ये दिक्कतें आता है। ये जो दिक्कतें मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा एडवांस लेवल में ही आता है। आफ्टर 60% इजीली रिपेयरेबल है प्रिंटर, और बाकी का 40% में यही सब कुछ होता है। ये छोटा छोटा चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो ही आप आसानी से उसको रिपेयर कर पाएंगे। और हेड डाल देंगे तो 85 to 90 केस तो आपका हो जाएगा, परंतु जो 10% आपका रह जाता है वो हेड आईडी डालने से वर्क कर जाता है। बाकी का हो सकता है सर्किट का इशू हो, ये अलग चीज है, परंतु ये आपको करना पड़ता है।
टॉप मार्जिन को अलाइन करना सभी में पड़ता है। आप अगर मान लीजिए आपा पेपर गाइड को रिमूव किया है, सिर्फ रिमूव करके फिर से रिप्लेस किया है, तब भी आपको जो टॉप मार्जिन है और हेड का जो एडजस्टमेंट रहता है, दोनों को आपको रन करना पड़ता है। सेम आपका बाई डायरेक्शनल जो एडजस्टमेंट है लगभग सभी में आपको करना पड़ता है, सिर्फ ये दोनों को छोड़ के जो ट्यूब ऐसे है, और उसके अलावा सभी में ये आपको रन करना पड़ता है। और पीएफ बैंड का जो एडजस्टमेंट है वो भी आपको सभी में रन करना पड़ेगा। तो ये जो चीज है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कैसे आप इसको कर पाए। ज्वाइनिंग का इशू आ रहा है सभी को, 1 मिनट देख लेता हूँ। अगर कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जाके हम लोग उसका वीडियो शेयर कर देंगे, आप देख पाएंगे। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग इसको। ये आपका पैटर्न है, जो हम लोग प्रिंट आउट की बात एक बार पैटर्न को टेस्ट करते हैं, वो पैटर्न है। यहाँ पे ये वाला जो पैटर्न अगर आपका प्रिंटर पे निकल रहा है तो इसका मतलब है आपका प्रिंटर का पैटर्न ओके है, नहीं तो आपको पैटर्न का जो एडजस्टमेंट रहता है उसको आपको करना पड़ेगा। सेम यहाँ पे है, सेम यहाँ पे है। अगर ये आपका एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं है तो उस कंडीशन पे भी ये दिखाता है। एडजस्टमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडजस्टमेंट करने के लिए हमें एप्सन का एडजस्टमेंट प्रोग्राम चाहिए, हर एक प्रिंटर के लिए या उस सीरीज का प्रिंटर के लिए। मान लीजिए कोई प्रिंटर आया मार्केट में, साथ ही साथ उसका एडजस्टमेंट भी आ जाता है, परंतु वो लीगली तो क्रैकेबल नहीं है। इलीगली क्रैक मिल जाता है मार्केट पे, कोई कोई डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें वायरस मेलवेयर वो अटैच रहता है, वो आपका रिस्क है, आप कर सकते हैं। और लीगली आप परचेस करना पड़ता है। एक सिस्टम पे चलता है, दूसरे सिस्टम पे अगर आप उसको डालेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो ये एक चीज है जो हमें कलेक्ट करना पड़ेगा हर एक मॉडल के लिए, यानी या फिर उस सीरीज का जो मॉडल रहता है उसके लिए। चलिए इसका एक लाइव डेमो देख लेते हैं कि ये चीज होता क्या, सभी को शायद मालूम है। ये होता है हम लोग का एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर। जो प्रिंटर के बारे में हम लोग देख रहे हैं तो उसकी हिसाब से एक एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर इसमें सेट है अभी। तो ये है आपका पर्टिकुलर एडजस्टमेंट जो हम लोग पहले बात कर रहे थे ना, सारे के सारे। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ईपीरोम डाटा को कॉपी करने के लिए है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आएगा बैकअप ले लीजिए, नया वाला उसमें डालिए। बैकअप लेने पे आपका लोकेशन चाहेगा, जैसे जो लोग डेस्कटॉप बोर्ड या लैपटॉप के बोर्ड में बायोस को बैकअप लेके काम करते हैं, उसी प्रकार का चीज है ये। तो आप बैकअप ले लीजिए, उसका पहले लेके आप रख दीजिए, नया वाला मदरबोर्ड डालिए, उसके बाद इसको रिस्टोर कर दीजिए उसमें। और रिस्टोर करने से पहले एक बार आप नया वाला बोर्ड का भी ईपीरोम को बैकअप करके रखिए, तो आसानी रहता है। नेक्स्ट जो इनिशियल सेटिंग मैंने बोला था, तो ये सिर्फ प्रोडक्ट का जो सीरियल नंबर रहता है और जो इनिशियल सेटिंग रहता है उसको डालने के लिए। हो सकता है आपने पूरा उसको चेंजेस कर दिया है, और जब चाहिए होता है वो सर्विस मेन्यू में लिखा रहता है कि कब आपको इनिशियल सेटिंग उसमें करना है। तो यहाँ पे जाके आप परफॉर्म करके उसका डिटेल्स देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप सीरियल नंबर डालिए जो सीरियल नंबर उस प्रिंटर पे है, और उसके बाद ये सेटिंग कर दीजिए, हो जाएगा। आप नया वाला मदरबोर्ड उसमें डाल रहे हैं तो पुराना वाला ईपीरोम से उसका सीरियल नंबर वगैरह सब ले लेता है, तो उस केसेस में आपको इनिशियल सेटिंग करना नहीं पड़ता है। अगर आप बाय मिस्टेकली आपने उसमें कुछ नहीं किया है, उसमें आपने उसको बैकअप नहीं किया है, तो आप रिस्टोर नहीं कर पाएंगे। तो उस केसेस में आप सिस्टम से देख के एक बार डाल दीजिए,
दिक्कत नहीं होता है, परंतु पूरा सेटिंग्स उसमें आता नहीं है पुराना वाला का। ये रहता है हम लोग का हेड आईडी इनपुट। हेड पे यहाँ पे आईडी लिखा रहता है और यहाँ पे आपको हेड आईडी को इनपुट करना पड़ता है एज इट इज जो आया है। हमेशा हेड को रिप्लेस करने के बाद हेड आईडी को उसमें डालिए एडजस्टमेंट प्रोग्राम के द्वारा, नहीं तो आपको क्या होगा, हो सकता है हेड मैंने जो बोला 85 to 90 केस वर्क कर जाएगा, परंतु 10% केस आपका वर्क नहीं करेगा। उस केस में आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि सिर्फ इसका ही इशू था इसमें। टॉप मार्जिन का एडजस्टमेंट पूरा डिटेल सर्विस मैनुअल में है, आप सर्विस मैनुअल कलेक्ट कर लीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। सेम उसी हिसाब से जो ये था मेरा एडजस्टमेंट जो चाहिए होता है, ये पूरा एडजस्टमेंट, ये है मेरा मेंटेनेंस। एक्चुअली ये है मेंटेनेंस, क्लीनिंग एंड इंक चार्ज। अगर आपको इंक चार्ज करना है ये आप दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इंक चार्ज पे आप दीजिए, इंक चार्ज हो जाएगा। अगर आप पावर क्लीनिंग करना चाहते हैं तो पावर क्लीनिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा स्टेप जो रहता है आपको ये फॉलो अप करना पड़ता है। वेस्टिंग ये सभी को मालूम है, ये बताना पड़ेगा क्या किसी को कैसे करना है। इसके बाद काउंटर रिसेट, स्मॉल लिंक काउंटर रिसेट रहता है, शिपिंग रिसेट रहता है, चाहिए होगा तो ये है, मैं बता देता हूँ इसको। वेस्टिंग काउंटर पे जाइए, मेन पेड काउंटर चाहिए तो मेन पेड काउंटर पे क्लिक कीजिए, एक बार चेक कीजिए वो 100% हो गया है तो आपको इसको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। इनिशियलाइज कर देंगे तो ये रिसेट हो जाएगा, वेस्टिंग जो काउंटर है वो रिसेट हो जाएगा। एफएल बॉक्स का भी होता है, इंक ट्यूब जो काउंटर रहता है वो भी होता है, जो मैंने बोला ट्यूब ऐसे को चेंज करने के बाद काउंटर को आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। जिस मॉडल में हो सकता है किसी मॉडल में नहीं चाहिए होगा, वो एडजस्टमेंट शीट जो रहता है सर्विस मैनुअल पे उसमें दिया रहता है। तो आपको हर एक मॉडल का सर्विस मैनुअल तो चाहिए, नहीं तो ये जो एडजस्टमेंट का डिटेल्स है वो शीट आपको कलेक्ट करके प्रिंट करके रखना पड़ेगा, ताकि आपको मालूम पड़े कौन सा सर्विस की बात कौन सा एडजस्टमेंट आपको करना है। शिपिंग सेटिंग, आपका सर्विस खत्म हो गया है, अभी ये आपको कस्टमर को सेंड करना है, तो उस कंडीशन पे ये राइट कर दीजिए। अभी ये शिफ्ट होगा, फिर जाके जब पावर देंगे तो ये रीइनिशियलाइज होके प्रिंट आउट होगा, सॉरी ये प्रिंटर रेडी हो जाएगा। उसके लिए आपका शिपिंग सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। जब भी आपका सर्विस सेंटर से वो निकल रहा है तब जाके आप इसको शिपिंग सेटिंग जो रहता है उसको आप राइट करके रख दीजिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट दो थिंग्स है जो आपको ध्यान में देना है। एक तो आपका ईपीरोम का जो बैकअप है या डंप है वो आप कर सकते हैं। ये तो डाटा कॉपी था, ये मदरबोर्ड में अगर आप कुछ करना है उस कंडीशन पे सिर्फ डाटा को लेता है, यानी कि जो मदरबोर्ड का आपका प्रिंटर का सीरियल नंबर, आपका हेड आईडी, वो जो डाटा रहता है इनपुट, वो इनपुट लेता है सिर्फ, वो पूरा डंप नहीं करता है, पूरा D2 कॉपी नहीं करता है। तो उस केसेस में आप ईपीरोम डंप करके आप पूरा इसका एक बैकअप रख सकते हैं। और इसको आगे जाके हो सकता है आपका अगर प्रिंटर खराब हो गया है सर्किट की वजह से, ईपीरोम की वजह से, तो उस कंडीशन पे फार्मवेयर जो आपने डंप किया है वो मैनुअली बायोस राइटर बायोस प्रोग्रामर से उसमें डाल सकते हैं। वो हम लोग का कोर्सेस में है, जो लोग कोर्सेस ज्वाइन करते हैं, जो 10 डेज या 15 डेज का कोर्स रहता है, उसमें हम लोग को पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि कैसे आप इससे डंप करके मैनुअली आप उस जो बायोस आईसी रहता है उसमें आप डाल सकते हैं। किसी किसी केसेस में हेक्स एडिटर का वर्क रहता है थोड़ा बहुत, उस केस में हेक्स एडिटर का भी वर्क करना पड़ता है, और ज्यादातर केसेस में नहीं होता है। और जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है, जो प्रिंटर का सर्किट बोर्ड है लगभग सभी का सेम रहता है कि सीरीज का या नियरेस्ट सीरीज का। तो आप अगर L380 पे 360 का सर्किट बोर्ड डालेंगे तो उस केस में ये डंप करके वहां पे राइट कर दीजिए, मैन्युअली आप राइट कर दीजिए, वो बन जाएगा आपका
जिस मॉडल के लिए आप तैयार करना चाहते हैं। तो आपके पास प्रिंटर जब आएंगे ना सर्विस सेंटर पे, आप हमेशा उसका जो ईपीरोम रहता है, उसको जो फार्मवेयर रहता है, डंप करके एक स्टोरेज पे रख दीजिए, क्लाउड पे रखिए, जहां पे भी रखिए रख दीजिए, वो आपके लिए इन फ्यूचर वर्क करेगा। और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। ये चीज प्रिंटर इंफॉर्मेशन चेक करना किस किस को आता है, और ये एक बार वाई डाल दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा। चलिए अभी प्रिंटर इंफॉर्मेशन चेक पे देखते हैं क्या होता है उसमें। जो हमें जरूरी चीज उसमें से चाहिए होता है वो रहता है फेटल एरर कोड। बाकी का तो उसका टाइमर का क्लीनिंग काउंटर रहता है, आईसी रिप्लेसमेंट क्लीनिंग का जो काउंटर रहता है वो रहता है, परंतु हमें जो चाहिए होता है ये जो 2-3 एरर कोड रहता है, वो एरर कोड हमें चाहिए होता है। आपके पास प्रिंटर आया है, रेड लाइट ग्लो कर रहा है, आगे जाके आपको सर्विस करना है। फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है, अगर आपको मालूम है ये वेस्टिंग का इशू है तो कर दीजिए, अगर आपको मालूम है पेपर पिकिंग का इशू है कर दीजिए, परंतु अभी आपको मालूम नहीं है कि इंटरनली कहाँ पे दिक्कत है, तो उस केस पे आप क्या कीजिएगा, हमेशा उस केस पे आप यहाँ पे आके एक बार फेटल एरर का जो लिस्ट है वो चेक करके यहाँ पे क्लिक करने पे यहाँ पे पूरा डाटा दे देगा कि उसका एरर कोड ये था, सेकंड एरर कोड ये था, थर्ड एरर कोड ये था। तो लेटेस्ट जो एरर कोड रहता है पहले उसको आप रिजोल्व कीजिए, उसमें ही दिक्कत होता है। और बाकी का होता है कि हो सकता है वर्किंग टाइम पे कुछ एरर आया था, वो उसने पुट करके रख दिया है, वो आपको रेफरेंस देगा कि उस तरफ आपको चेक करना है, हो सकता है वहां पे कोई दिक्कत है। तो ये एरर कोड हमेशा आपको चेक करना है कभी भी सर्विस स्टार्ट करने से पहले। आपको अगर मालूम है जो 60% का हो जाता है वो तो आप कर लेंगे, 60 के बाद जो दिक्कत आएगा उसमें आपको फर्स्ट थिंग जो करना है प्रिंटर इंफॉर्मेशन में जाना है और एरर कोड को चेक कीजिए और उसके हिसाब से आपका स्टार्ट कीजिए वर्क। और ये तो फीडिंग टेस्ट है, अगर आपको फीड टेस्ट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, कितना पेजेस को आप परफॉर्म कराएंगे वो आप देख सकते हैं। फीडिंग सेक्शन को आपने काम किया है तो ये एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं। और आसानी से और एक चीज रहता है वो मैं दिखा देता हूँ, अगर आप मैनुअली नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिक्वेंशियल रहता है। मान लीजिए आपने क्या किया, सिर्फ पावर सप्लाई यूनिट को रिमूव किया है, तो इस केसेस में देखिए सिर्फ और कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ है। एक बार देखिए रिप्लेस किया है, सिर्फ यही रहा। आपने सीआर स्केल को किया है, सेम वही एक ही एडजस्टमेंट रहेगा, परंतु आपने मान लीजिए प्रिंट हेड को रिप्लेस किया है। मेन फ्रेम को रिप्लेस किया है, अभी देखिए सीआर मोटर का रिमूवल आ गया है, इंक सिस्टम का रिमूवल आ गया है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, फिर से दिखाता हूँ। आपने मेन फ्रेम पे वर्क किया, इसके साथ साथ क्या होगा, सीआर मोटर आपने रिमूव किया है, ये सीक्वेंस दिया रहता है आपका डीअसेंबल, जो सीक्वेंस हमने पहले देखा था उस सीक्वेंस के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। तो आप जाके सिर्फ मेन फ्रेम को वर्क किया है तो रिमूवल किया या रिप्लेसमेंट किया है तो आपने ये सिलेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिक ये आ गया, कितना सारा एडजस्टमेंट आपको करना है आ गया है। ओके डाल दीजिए, देखिए टॉप मार्जिन एडजस्टमेंट चाहिए होगा, हेड का चाहिए होगा, बाई डायरेक्शनल चाहिए होगा, पीएफ बैन का चाहिए होगा, और फाइनल चेक जो रहता है वो चाहिए होगा। वो सीरियली आप एक 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 करके आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये रहता है एडजस्टमेंट प्रोग्राम का एक्चुअल वर्क, ये आपको करना है। अगर किसी भी सेक्शन को आपने रिमूव किया है तब भी आपको करना है, अगर आपने रिप्लेस किया तब तक करना ही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो प्रिंटर का मॉडल है उसके हिसाब से आपका सर्विस मैनुअल कलेक्ट करके रखिए और उस मैनुअल के हिसाब से ये एडजस्टमेंट कीजिए। आपका जो आगे का 40% केसेस अटक गया था उसमें से 20% तो इससे ही रिकवर हो जाएगा, बाकी का रहेगा जो फिजिकल डैमेज हो सकता है, कुछ सेंसर खराब हो गया है या फिर कुछ अलग चीज हो सकता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है क्लीनिंग का,
इतने तक तो था क्या, हमने एक सीक्वेंस से हम लोग जा रहे हैं कि पहले हमने इसको देखा, प्रिकॉशन लिया, प्रिकॉशन लेने के बाद हमने इसको डीअसेंबल कर दिया, डीअसेंबल के बाद असेंबल किया, और अभी हम लोग इसको एडजस्टमेंट भी कर दिया है। इतने में हम लोग मान के चलते हैं कि सारा का सारा हम लोग का सही था, उसके हिसाब से हम लोगों ने किया है। इसमें कुछ चीज रहता है जो मैंने पहले ही बता दिया है। रबर का और प्लास्टिक का अगर कुछ चीज आप क्लीन कर रहे हैं तो उस केसेस में आप सॉफ्ट क्लॉथ यूज कर सकते हैं और उसके साथ डाइल्यूटेड अल्कोहल यूज कर सकते हैं। जो डाइल्यूटेड अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल रहता है, वो आप कर सकते हैं। कोई भी आपका डस्ट आ रहा है तो बिफोर रिमूविंग इट आप उसको वैक्यूम क्लीनर से एक बार सक्शन करके देखिए। अगर उससे रूलर के अंदर का जो फंसा हुआ चीज है वो रिमूव हो जाता है तो विदाउट रिमूवल आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये पूरा क्लीनिंग जो बेसिक क्लीनिंग है इसमें दिया गया है, और जो एडवांस में है वो 60% डाइल्यूटेड अल्कोहल से आपको करना है। और जो ट्रांसपेरेंट पार्ट रहता है, जैसे मान लीजिए आपका एनकोडर डिस्क, उसको आपको अल्कोहल से क्लीनिंग करना है, सॉरी अल्कोहल यूज नहीं करना है। जो एनकोडर डिस्क रहता है हम लोग का, या फिर जो सीआर स्केल रहता है, उसमें आपको अल्कोहल यूज नहीं करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो सिंबल रहता है ये आपको हमेशा ध्यान के लिए रहता है। तो आप ये सिंबल जहाँ पे रहेगा सर्विस मैनुअल पे, वहाँ पे आप एक बार रीड आउट कर लीजिए कि आगे मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये एलडी रोलर जो है केयरफुली आप क्लीन करना है, अगेंस्ट द सरफेस आपको इसमें रब नहीं करना है। तो ये जो छोटा छोटा चीज रहता है आपको ये ध्यान में रखना है और उसके हिसाब से इसको रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता है उसमें लुब्रिकेंट। जो मैकेनिकल सेक्शन है उसमें लुब्रिकेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर प्रॉपर लुब्रिकेंट प्रॉपर एरिया में आप यूज नहीं करेंगे तो उस केस में आपको बहुत सारा दिक्कतें आएगा। मान के चलिए आप एक लेजर प्रिंटर लेके काम कर रहे हैं, मान लीजिए 2900B, आप उस पर काम कर रहे हैं और आपने क्या किया, आपने बेसिलिन डाल दिया उसके फ्यूजर यूनिट का जो रूलर रहता है उसमें, आप ऑन कीजिए, देखिएगा एक उससे वेपोरेट हो जाएगा ये बेसिलिन। परंतु अगर उसमें थर्मल जो ग्रीस रहता है वो आप प्रॉपरली यूज करेंगे तो देखेंगे कि उसका जो स्मूथनेस है वो प्रॉपर रहता है। इसलिए हमेशा आप जब एप्सॉन का प्रिंटर यूज करेंगे तो एप्सॉन का एक्यूरेट ग्रीस एक्यूरेट पोजीशन पे आपको डालना है। जैसे G45, G71, G74, और इसका ये एप्सॉन का पार्ट कोड है। आपका जो डीलर है, आपका जो एप्सॉन का स्टोर है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, या अमेजोन पे भी ये मिल जाता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ये जो पार्ट कोड है, ये पार्ट कोड लेके आप अमेजोन पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। जैसे कि अभी देखिए ये पार्ट कोड से या G45 से इसको सर्च किया गया था, तो जो G45 है ये आसानी से आपको मिल जाएगा। और ये जो 3 टाइप ऑफ ग्रीस है, आगे का प्रिंटर में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, मैक्सिमम यही रहता है। तो ये 3 टाइप ऑफ ग्रीस आपको कलेक्शन में रखना है। और कहाँ आपको यूज करना है, यहाँ पे देखिए, ये पूरा आपको सर्विस मैनुअल पे मिलेगा। जो यहाँ पे G71 टाइप का ग्रीस यूज होगा और कहाँ कहाँ होगा। यानी ये जो मेटल का एरिया है, ये जो मेटल का एरिया है, यहाँ पे आपको ये जो मेटल का एरिया है, यहाँ पे आपको G71 ही यूज करना है, ना कि G45 या अलग किस्म का। तो ये आपको ध्यान में देना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का ग्रीस आपको यूज करना है। अभी चलिए एक वर्किंग प्रिंटर का हम लोग देख लेते हैं, पावर ऑन सीक्वेंस। जो पावर ऑन सीक्वेंस उसमें क्या रहता है और कैसे एक वर्किंग प्रिंटर वर्क करता है, जिसको आप देख के पता चल जाए कहाँ पे अभी आपका पावर सीक्वेंस ब्रेक हो गया है। ये रहता है उसका पावर सीक्वेंस का डिटेल्स।
और सेम ये उसका आगे का डिटेल्स रहता है। चलिए एक वीडियो में प्ले करता हूँ। हम लोगों का ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है, फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। अगर ये वीडियो किसी को चाहिए होगा, वेलकम एवरीवन, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो मैं शेयर कर दूंगा। ये अवेलेबल है इंटरनेट पे। ये लगभग 30 मिनट का वीडियो है और इसमें आपको पूरा ये पावर एंड सीक्वेंस का डिटेल्स मिल जाएगा। एक्चुअली हम लोग ये क्लासेस पे करवाते हैं, जो लाइव क्लास रहता है उसमें हम लोग ये पूरा डिटेल्स टाइम लेके दिखाते हैं कि कैसे होता है। सेशन चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए तो हो सकता है ग्रुप में कोई आपसे पूछे कि आप मुझे उसका पावर सीक्वेंस शेयर कीजिए, तो आप कैसे उसको शेयर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले मैं एक ओरिजिनल वीडियो को प्ले कर देता हूँ जो वर्किंग पावर सीक्वेंस है, अच्छा वाला ये है। तो इसमें आपको क्या मार्क करना है थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ। इसका रोटेशन को आपको मार्क करना है जब भी आपको देखना है, इसका रोटेशन को मार्क करना है। साथ ही साथ ये आपका हो गया नंबर 1, ये आपका हो गया नंबर 2, ये आपका हो गया नंबर 3, यानी इसका एलईडी की स्टेटस। देन आफ्टर यू हैव टू चेक दिस मूवमेंट, ये जो मूवमेंट हो रहा है ये मूवमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने लास्ट देखा था कि क्या क्या हम लोगों को उसमें देखना पड़ेगा। तो ये हम लोगों का नंबर 1 था जिसमें इसका रोटेशन चेक करना पड़ेगा कि वो रोटेट हो रहा है कि नहीं। देन आफ्टर इसका रोटेशन आपको चेक करना पड़ेगा, ये आपका रोटेट हो रहा है कि नहीं। ये जो हम लोगों का सीआर यूनिट है, ये सीआर यूनिट उसका होम पोजीशन पे पहुंचा कि नहीं या फिर किस कंडीशन पे है, ये पूरा चीज़ आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको अभी मैं प्ले करता हूँ, उसको आप थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ पहले, और आप इसको मार्क कीजिए कि कैसे ये वर्कआउट कर रहा है। यू हैव टू नोट द प्रोसेस हाउ दिस हेड मूविंग और सीकिंग होम पोजीशन। फर्स्ट आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा इसका मूवमेंट हो चुका है। देन आप एक बार पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग स्लो मोशन में उसको डिस्कस करेंगे। देखिए उसका पावर अप हो गया है, पावर अप सीक्वेंस हो गया है। फिर से दोबारा मैं उसको प्ले करता हूँ, पावर दिया गया है। देन आफ्टर रोटेशन को आप फॉलो कीजिए, उसका मूवमेंट को फॉलो कीजिए और एलईडी लाइट को देखिए ब्लिंकिंग हो चुका है। अभी ये स्टे हो जाएगा, स्टे यानी आपका प्रॉपर बूटिंग हो चुका है, पावर अप हो चुका है। अभी हम लोग जाते हैं उसको स्लो मोशन में थोड़ा सा उसको समझते हैं। देखिए इसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कितने दूर तक ये हुआ है। अगर आप देखेंगे क्या हुआ, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, एज पर आवर थ्योरी ये प्रिंट हेड को इनिशियलाइज करता है और फ्यूज को इंस्पेक्शन करता है। तो उस पोजीशन पे यहाँ पे ही रुका रहा। इसका इंस्पेक्शन जब खत्म हो गया, वेस्टिंग ओवरफ्लो के लिए वो चेक किया। अगर वेस्टिंग ओवरफ्लो भी नहीं है देन ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, यानी होम पोजीशन को सिक करने के लिए उसका मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। जब इसका पूरा होम पोजीशन सिकिंग का प्रोसेस जो हम लोगों ने लास्ट देखा था, ये प्रोसेस, सॉरी इसको फिर से जूम कर देता हूँ इसको।
नेक्स्ट होम पोजीशन सीकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और ये स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, ये रोटेशन स्टार्ट हुआ फर्स्ट, देन आफ्टर ये वाला पहले, सॉरी दिस वन स्टार्टेड फर्स्ट, उसका मूवमेंट हुआ, ये मूवमेंट होने के बाद अनलॉक हो गया, ये अनलॉक होने के लिए मूवमेंट था पहले, देन ये इस तरफ से जाके पूरा यहाँ नंबर 80 तक आया, उससे आगे जाके होम पोजीशन पे गया, जाके ये मेरा जो लाइट था, जो पावर लाइट था, वो स्टे हो गया है। और इतनी देरी में लगभग आपका 26 सेकंड का टाइमिंग रहता है ये पावर अप सीक्वेंस का, लगभग 20 टू 24 25 26 ऐसे रहता है प्रिंटर की मॉडल टू मॉडल वेरिएशन का। और उसी दौरान आगे क्या करेगा, वो यहाँ पे रुके रहेगा। अगर कुछ इनिशियलाइजेशन का एरर हो जाता है, मान लीजिए इंक कार्ट्रिज का कुछ दिक्कत आया है, या फिर इंक का कुछ दिक्कत आया है, या पीआईएस सेंसर का कुछ दिक्कत आया है, तो आगे ये सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा, नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे आपका पावर अप सीक्वेंस खत्म हो जाएगा और रेडी मोड में आ जाएगा। अगर मान लीजिए कुछ इनिशियलाइजेशन का एरर आ रहा है, तो ये फिर से मूव कर जाएगा, करके होम पोजीशन पे आ जाएगा। इस कंडीशन पे आपको मान लेना है कि सीआर यूनिट होम पोजीशन पे चला आया है, यानी कि आपका कार्ट्रिज इनिशियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, या इंक सिस्टम पे कुछ दिक्कतें हैं। अगर कुछ टेम्परेचर रिलेटेड इशू रहेगा तो ये मूवमेंट बहुत सारा बार देखने को आपको मिलेगा। तो पहले उसको हम लोगों ने जो ओरिजिनल मोड में देखा था उसको हम लोग देखते हैं। अभी जो स्लो मोड है उसका, इस मोड में हम लोग इस प्रोसेस को पूरा देखते हैं कि कैसे ये वर्कआउट हुआ था। आप मार्क कीजिए, इसको मार्क कीजिए, फर्स्ट वन प्रोवाइडेड। इसके बाद इसका मूवमेंट हिल हुआ है, अभी ये रोटेट हुआ, देखिए ये अनलॉक हो गया है, 2 3 हो गया है। अभी देखिए ये मूव कर रहा है, नंबर 80 इस तरफ है, तो यहाँ पे आके ये पोजीशन को ले लिया इसने। अभी देखिए इसका स्पीड अभी बहुत ज़्यादा था और उसके साथ ये रोटेशन हो गया है, ये अभी होम पोजीशन को सीक कर रहा है। ये रोटेशन जब कंप्लीट हो जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा इस तरफ मूव हो गया है, ये लॉक की तरफ होने के बाद अभी ये लाइट स्टे हो गया है, यानी उसको आगे का कुछ दिक्कतें नहीं मिला है। फिर से हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ये हुआ था। नंबर 1 देखिए पावर दे रहा हो, इसमें क्या है, अभी फर्स्ट देखिए फर्स्ट स्टेप में पावर दिया गया है, देने के बाद इसको आप मार्क कीजिए, इसके पहले इसको मार्क कीजिए, इसका मूवमेंट हो चुका है। नंबर 2 ये अनलॉक हो चुका है, इसका भी मूवमेंट हो चुका है 3। अभी ये मूव किया, स्पीड अभी आ गया है, उसमें स्पीड आया और ये 80 तक चला आया, दैट इज माय नंबर 4। अभी देखिए इसका रिटर्न स्पीड ज़्यादा है और ये मेरा 5 हो चुका है, ये मेरा 6 हो चुका है। देन यहाँ पे ये देखिए रिटर्न चला जाएगा होम पोजीशन के लिए, होम पोजीशन को सीक करेगा और ये मेरा हो गया है कंप्लीट, यानी 7। ये लगभग हम लोगों का था जो एक नॉर्मल पावर ऑन सीक्वेंस। क्या होता है, ये नॉर्मल पावर ऑन सीक्वेंस तो वर्किंग पे आपका मिल जाएगा, सेम होगा, परंतु अगर आपका ये प्रिंटर प्रॉब्लमेटिक है, उसमें कोई दिक्कत है, तो ये सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा। आपको ये सीक्वेंस को फॉलो अप करना है और बिना खुले ही पहले ये सीक्वेंस से आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस सेक्शन पे ये रुक गया, कहाँ तक उसका सीक्वेंस कंप्लीट हुआ था और कब जाके ये ब्रेक हो चुका है, और जिसकी वजह से आपका ये प्रिंटर आगे का वर्क नहीं कर पाया। तो
उस सेक्शन को आप आगे जाके आपको रिपेयर करना है। हाय, जो मेन चीज होता है वो होता है ट्रबल शूटिंग का फ्लो चार्ट। तो आपको ये फ्लो चार्ट फॉलो अप करना है। आपको सर्विस मैनुअल में ये मिल जाएगा, जिसमें ये लगभग आपका पूरा रहता है इश्यूज। ये हो जाता है, ये रहता है आपका मेंटेनेंस सेक्शंस का इशू, इंक एंड होने पे क्या होता है, पेपर जाम होने पे क्या होता है, ये मेजर इशू रहता है। और इसका पूरा पावर ऑन जो टाइमिंग रहता है वो टाइमिंग को आपको फॉलो अप करना पड़ता है, और उसके हिसाब से ही आप आगे का वर्क कर पाएंगे उसमें। तो इसके बारे में हम लोग जो कोर्स होता है उसमें डिस्कस करते हैं। ये शॉर्ट टाइम का नहीं है, पूरा स्टेप को एक 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 एक, एक करके हमें देखना पड़ता है, और हम लोग वो पूरा स्टेप को एलाबोरेट करते हैं वो क्लासेस पे। तो यहाँ पे सिर्फ मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ताकि आप, अगर आपके पास सर्विस मैनुअल अवेलेबल है, आप आसानी से उसको रीड कीजिए और प्रॉब्लम को डायग्नोस करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये है हम लोगों का एरर कोड लिस्ट। फेटल एरर का जो रहता है, यानी कि जो आपका फेटल एरर दिखाएगा, ये जो फेटल एरर रहता है, आप जब डायग्नोस करके आपको मालूम पड़ गया कि फेटल एरर आ चुका है इसमें, तो उस कंडीशन पे आप एरर कोड को रीड कीजिए और उसके हिसाब से आप सर्विस को स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए 01 आ रहा है, 01H, इसका मतलब है आपका डीसी मोटर का इशू है। 01H से लेके 02H तक यहाँ का जो सेक्शन है, ये पूरा का पूरा डीसी मोटर रिलेटेड इशू है। अगर आपका 01H आ रहा है तो आप क्या क्या चेक कर पाएंगे? मोटर ड्राइवर फेल हो सकता है मेन बोर्ड में, सीआर मोटर फेल हो सकता है कुछ केबल का इशू आए। तो उस कंडीशन पे आप 01H, जब आप, हम लोगों ने एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर में देखा था कहाँ पे जाके इसको चेक करना है, 01H आने पे आपको सिर्फ उसी दिशा में वर्क करना है, ना कि पूरा प्रिंटर को डीअसेंबल कर दे करके एक 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 करके पूरा सेक्शन को चेक करे। इससे आपको स्पेसिफिक पॉइंट पे वर्क करने का प्रोसेस आ जाएगा। 04H रहता है, सेम 02H रहता है, और उसका क्या क्या सेक्शन में वर्क करना है वो पूरा डिटेल्स आपको सर्विस मैनुअल में मिल जाएगा। आगे देखते हैं। और प्रिंटर रिलेटेड कुछ इशू आएगा तो ये 03 से स्टार्ट होगा। 03H हेड हॉट एरर, यानी ये प्रिंट हेड फेलियर हो चुका है, और हेड टेम्परेचर एरर होने पे 08H आएगा। इस मॉडल पे, स्पेसिफिकली इस मॉडल पे, दूसरे मॉडल पे वो चेंजेस हो जाएगा आपको, इसीलिए हर एक मॉडल का सर्विस मैनुअल चाहिए होगा। सेम यहाँ पे स्कैनर का अगर कुछ एरर आता है तो ये दिखाई देगा। कहाँ पे दिखना है? ये जो हम लोगों का प्रिंटर इंफॉर्मेशन चेक रहता है, वहां जाके हमें देखना है। यहाँ पे आपका लेटेस्ट जो एरर है वो आपको दिखाई देगा। तो ये एरर को फर्स्ट आपको डायग्नोस करना है, और उसके बाद सेकंड जो और था उसमें, उसको आपको डायग्नोस करना है। करके इस प्रिंटर को इजीली आप रिपेयर कर पाएंगे। देखिए, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, आपको मालूम है कि आपके पास अगर एप्सन का हेड है या ब्रदर का हेड है, वो क्लीनिंग करने के बाद वर्क नहीं करता है। और किसी किसी केसेस में ऐसा होता है कि जो एचपी का हेड है, इसको आपने सक्शन पंप से क्लीन किया, या फिर कोई कोई क्या करता है इंजेक्शन से एयर फ्लो करके क्लीन करता है, उसके बाद ये वर्क कर जाता है। परंतु आप अगर एप्सन का हेड पे काम कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे आपका ये क्लीन नहीं होता है। हो सकता है सिर्फ 30 to 40% ही आपका वर्क हो गया है, वो भी अगर आपके पास प्रॉपर सॉल्यूशन है और क्लीनिंग यूनिट है। तो अल्ट्रासोनिक क्लीनर है तो 30 to 40% होता है, नहीं तो 20%, 10 to 20% आपका क्लीन हो सकता है, उसके ज्यादा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग रहता है, और वो मैक्सिमम केसेस में नॉलेज प्रॉपर नहीं होने की वजह से हम लोग उसमें ट्राई करते हैं और आगे जाके सर्किट को हम लोग डैमेज कर देते हैं।
तो ये चीज मैं एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत या क्या डिफरेंस रहता है इन दोनों में। अगर आप देखेंगे, ये कॉमनली यूज होने वाले हम लोगों का HP और कैनन जो रहता है, इस तरीके की हेड उसमें यूज किया होता है। जबकि जो ब्रादर रहता है या एप्सन रहता है, उसमें इस प्रकार की हेड यूज किया होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या होता है, सर्किट से यहाँ पे सिग्नल आता है और सिग्नल आने पे सिर्फ वोल्टेज सिग्नल होता है। ये वोल्टेज अप डाउन 0 1 0 1, यानी पॉजिटिव लॉजिक नेगेटिव लॉजिक, वोल्टेज से यहाँ पे इसका फ्लो स्टार्ट हो जाता है। यानी ऊपर से इसमें ER को फ्लो किया जाता है, जो स्पंजेस होता है उसको ER सक्शन की तरह यूज करके हीट करते हुए सक्शन किया जाता है, और यहाँ से जो नजल को एक्टिव किया गया है जिस पॉइंट से, उस नजल के ऊपर से ही ये इंक निकलने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर आप इसको एक बार क्लीन कर देंगे तो चांसेस है 60% केसेस में आपका हेड वर्क कर जाए, परंतु इसकी जो सिस्टम है वो नहीं है। हम लोग पूरा जो क्लास रहता है उस क्लास में हम लोग वीडियो के साथ उसको पूरा डिटेल्स में दिखाते हैं कि उसका इंक कैसे पेपर में आ रहा है और इसका कैसे आ रहा है। ये दोनों टेक्नोलॉजी अलग रहता है, वो कैसे वर्क करता है। ये आपका इंक है, हम लोग एप्सन को लेके चल रहे हैं तो एप्सन के लिए बात कर रहे हैं। ये आपका इंक है और यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर रहता है इंक की नजल के ऊपर, यानी ये जो छोटा छोटा नजल है उस नजल के ऊपर ही उसका सेंसर रहता है। ये जो नजल है, नजल के ऊपर ही उसका सेंसर रहता है। तो उसमें क्या होता है, जो वोल्टेज पल्सेस रहता है यहाँ पे तो इस सर्किट से होता है और यहाँ पे वैक्यूम को क्रिएट करके हीट करके यहाँ से बाहर आ जाता है, परंतु यहाँ पे इस पल्स को जब ये टच कर जाए ये सेंसर, तब जाके इसका जो बबल से आउट होता है। दोनों का डिफरेंस यही पर है। ये ड्रॉपलेट आगे आके सरफेस में आता है, इतना छोटा 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 नजल्स रहता है, परंतु उस नजल्स में उसका सेंसर रहता है, सारा का सारा नजल्स में सेंसर रहता है। अगर आपका यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है या फिर यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है, आप तो इसको रिपेयर कर देंगे, क्लीन करके रिपेयर कर देंगे, हेड क्लीनिंग सॉल्यूशन पे डाल के रिपेयर कर देंगे। अल्ट्रासोनिक क्लीनर से, अल्ट्रासोनिक क्लीनर से क्या होता है, अगर आपका यहाँ पे है तो आप सॉल्यूशन पे डाल के, हॉट वाटर पे डाल के आप यहाँ से जो क्लॉगिंग आया है उसको आप निकाल सकते हैं। परंतु जब इसमें क्या होता है, इस बीज में आ गया है कुछ, क्या होता है ना, आप अगर ओरिजिनल इंक नहीं यूज करते तो उसमें थोड़ा सा डस्ट रहता है, वो माइक्रो पार्टिकुलर डस्ट रहता है जो आपको ऐसे तो दिखाई नहीं देगा, परंतु उसका जो थिकनेस है उससे आपको पता चल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस है। तो इस प्रकार का यहाँ पे है। तो आप अल्ट्रासोनिक क्लीनर अगर आप यूज करेंगे तो उसमें जो वाइब्रेशन आएगा उसकी वजह से ये क्लॉग निकल जाता है। अगर आप अल्ट्रासोनिक क्लीनर यूज नहीं करते, सिर्फ सॉल्यूशन पे डालते हैं, तो इतने तक का अगर आपका कुछ दिक्कतें हैं, कुछ क्लॉग है, तो वो क्लियर हो जाएगा। अगर बीच में कुछ क्लॉग हुआ है तो उस केसेस में आपको अल्ट्रासोनिक क्लीनर यूज करना ही पड़ेगा। और ये कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसको आप काम पे लाएंगे, वो हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासेस में। यहाँ पे तो टाइम लेंथी ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी मैं ये पूरा क्लोजिंग करना चाहता हूँ ताकि आपको भी पूरा एक प्रॉपर नॉलेज मिले। और अगर आपका ये सेंसर खराब हो गया या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन खराब हो गया हेड के अंदर का, तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। जिसकी वजह से क्या होता है, आप 30 to 40% अल्ट्रासोनिक क्लीनर से क्लीन कर पाते हैं। सिर्फ उस लाइन पे कुछ क्लॉगिंग हुआ है तो इंक चार्ज से भी वो क्लियर हो जाता है। अल्ट्रासोनिक क्लीनर इनिशियली आपको जरूरत नहीं है, इंक चार्ज से भी वो क्लियर हो जाता है। परंतु अगर ये पीजो इलेक्ट्रिक जो सेंसर रहता है ये अगर आपका खराब हो गया है या फिर जो पल्स आने वाला था उसका कॉम्बिनेशन खराब हो गया है हेड में, तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो हेड रिपेयरेबल नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्यूब देख के बहुत सारे यूजर क्या करते हैं, इसको निकाल के हॉट वाटर पे यूज करते हैं या फिर कुछ और सॉल्यूशन खरीद लेते हैं, ट्राई करते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करते हैं, जो सोप वाटर है उसको यूज करते हैं।
सही बात है, सभी में काम करेगा, इंक चार्ज से भी आपका काम करेगा, परंतु वो नजल के अंदर का इंक कुछ ब्लॉक हुआ है तब। अगर आपका पाल्स का रिसीवर खराब हो गया है, या पाल्स का जनरेटर खराब हो गया है, या इलेक्ट्रॉनिक सेंसेशन का कुछ कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम हो गया है, उस केसेस में आपका हेड रिपेयरेबल नहीं है। ये प्रोसेस कितने को मालूम था कि हेड कैसे वर्क करता है? एक बार वाई डालिए, एप्सन का एट जो रहता है, ये हेड एप्सन का कैसे वर्क करता है, जिनको मालूम था वो लोग वाई डालिए, और जिनको मालूम नहीं था वो एन डाल दिए। यही एक्चुअल रीजन रहता है कि जब हम लोग काम करते हैं ना प्रैक्टिकली, तो प्रैक्टिकली काम करते हुए क्या होता है, हम एचपी का हेड को लाया, सॉल्यूशन पे डाला या नहीं डाला, हॉट वाटर पे डाला, मुंह से किसी किसी को निकाला, मुंह से सक्शन किया, उस केसेस में आ जाता है, सक्सेस मिल जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि एप्सन में या ब्रादर और एप्सन सेम टेक्नोलॉजी यूज करता है, जो प्रीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है वो दोनों यूज करता है। तो हम लोगों को वही उसका जो एचपी और कैनन का, क्योंकि क्या था मार्केट में एक टाइम पे एचपी और कैनन का ज्यादा यूज हो रहा था, कॉस्ट कम था, तो उस कंडीशन पे ज्यादा यूज कर रहे थे। जबकि स्टाइलस सीरीज, जो एप्सन का स्टाइलस सीरीज तब भी यूज हो रहा था 2001-2002 में, मैंने खुद यूज किया, तो उसमें भी प्रीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी था, उसमें भी रिसेटर था, उसमें भी वो टेक्नोलॉजी यूज करते हुए उसको क्लीन करना पड़ता था। परंतु उस टाइम पे जो डेक्सेट प्रिंटर होता था एचपी का, 56 या 58 ऐसा कुछ नंबर का रहता था कार्टिज का, वो आप अगर माउथ से उसको सक करेंगे ना तब भी वो वर्क कर जाता है। तो इसके लिए हम लोगों के दिमाग में बैठ गया कि हो सकता है क्लीन करने पे हमारा हेड ओके हो जाए, परंतु सिर्फ 40% केस अगर आपके पास अल्ट्रासोनिक क्लीनर और प्रॉपर सॉल्यूशन है तो होगा, नहीं तो 10% आपको आप यूज कर पाएंगे उसको रिपेयर के लिए। और जो पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी है, इससे क्या होता है, स्पीड ज्यादा रहता है, इंक का क्वालिटी अच्छा आता है, पेपर पे सरफेस पे वो बबल्स नहीं आता है, तो जिसकी वजह से प्रिंट क्वालिटी के लिए पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी इज बेटर देन आवर बबल जेट टेक्नोलॉजी। तो ये बबल जेट जो टेक्नोलॉजी रहता है उसमें इंक ड्रॉपलेट को बबल के हिसाब से आगे दिया जाता है, और इसमें एक रिदम के साथ, पीजो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी में एक रिदम के साथ दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आसानी से ये वर्क कर जाता है, क्वालिटी अच्छा आता है, पेपर में उसमें स्मूथनेस रहता है। परंतु एक दिक्कत ये है, एक मिनट नेटवर्क इशू आ रहा है सर, दिक्कत ये आता है कि आप जब इसको यूज करेंगे ना, अगर उसका हेड खराब हो गया है, ज्यादातर ऐसे खराब नहीं होता है, अगर आप प्रॉपर जो सॉल्यूशन होता है जो एप्सन के लिए तैयार किया जाता है वो आप यूज करेंगे, क्योंकि उसका थिकनेस का कुछ डिफरेंस रहता है, वो खराब नहीं होता है। तो इस कंडीशन पे हम लोग इसलिए बात करते हैं कि ओरिजिनल एप्सन का या ब्रदर का आप इंक डालिए। जबकि आपका अगर ये एचपी है तो ज्यादातर केसेस में उतना ओरिजिनल नहीं डालने से भी कोई दिक्कत नहीं होता है, परंतु अगर आपका एप्सन है तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ओरिजिनल में क्या होता है, थिकनेस का डिफरेंस रहता है, और थोड़ा सा उस टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंक को जो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड उसमें डाला गया है वो थोड़ा सा चेंजेस रहता है, तो शॉर्ट होने का भी दिक्कत नहीं आता है उसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पीजो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में हेड को आप जितना बार चाहे क्लीन कर लीजिए, अगर इसका सेंसर खराब हो गया है, एक एक नजल का सेंसर अगर खराब हो जाता है तो हेड खराब हो गया है। आप पैटर्न चेक कीजिए, प्रिंट इंफॉर्मेशन लीजिए, तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हेड का जो डायग्राम आता है उसमें आ जाता है कि एक एक पिस्केल आपका मिसिंग हो गया है। तो अगर इस तरीके का होता है, इंक चार्ज कीजिए, पावर क्लीन कीजिए, उससे आपका सोल्यूशन आ गया, वेल एंड गुड। अगर कोई क्लॉक था तो यार था तो क्लियर हो गया है, नहीं होता है तो आपके पास अल्ट्रासोनिक क्लीनर है तो आप ट्राई कीजिए। उसमें अगर बीच का कुछ क्लॉगिंग है जो नहीं हो पाया था, तो अल्ट्रासोनिक क्लीनर का जो वाइब्रेशन होता है उससे, और सॉल्यूशन आप खुद भी बना सकते हैं। क्लासेस में हम लोग इसका डिस्कस करते हैं कि कैसे आपका सॉल्यूशन आप खुद बनाएंगे, उसके वाइब्रेशन से ये निकल जाता है।
ये सिर्फ 40%, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको इस फील्ड पे आना है, इस फील्ड पे वर्क करना है, तो आपका माइंडसेट ऐसे रखना है कि हर एक कंपोनेंट रिपेयरेबल नहीं है, हर एक कंपोनेंट रिपेयरेबल नहीं है, कुछ ही परसेंट तक ही ये रिपेयर होता है। आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर गैजेट है, तो हेड का 40% हेड ही आपके पास रिपेयर होगा। 10 हेड का इशू आया है, 4 ही रिपेयर हो पाएगा, 6 आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो ये माइंडसेट लेके आपको काम करना है, नहीं तो आप क्या करेंगे, एक ही हेड को लेके वॉश करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, वंस टाइम आपका क्या होगा, वो हेड हो सकता है शॉर्ट हो जाएगा, हो सकता है आगे का आपका ड्राइवर वगैरह आईसी वगैरह आपका शॉर्ट कर देगा, तो और आपको सक्सेस भी नहीं मिलेगा, उसके पीछे आप भागते रहेंगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। जो सक्सेस मिलना है वो आपका इंचार्ज और पावर क्लीनिंग से 20% मिल जाता है, और बाकी का 20% तो सॉल्यूशंस और अल्ट्रासोनिक क्लीनर से मिलता है, और 60% केस आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये आपको माइंडसेट पे लाना पड़ेगा आपको जब सर्विस करना है, नहीं तो आपको जब ये माइंडसेट पे आएगा, आते आते ही लगभग 3 से 5 साल चला जाएगा, और तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं ये ऐसे होता है। ये चलिए, इतने तक लगभग हम लोगों का था, एक जो डेमोन्स्ट्रेशन था पूरा एक प्रिंटर का, ओवरऑल एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है, डीअसेंबल, असेंबलिंग, इंपॉर्टेंट थिंग्स, और उसके साथ क्यों हेड रिपेयर नहीं होता है। ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन मेरे पास आता है हर दिन, हो सकता है मेरा स्टूडेंट कर रहा है, हो सकता है आउट ऑफ इंडिया से भी ये कॉल आ रहा है मुझे व्हाट्सएप पे कि we have tried all the things, but head is not working properly, heads not work, and some case we also found that my circuit is short। तो ये जो एरर होता है वो 60% केसेस जो रिपेयर नहीं होता है उसके पीछे भागते रहते हैं वो लोग, और होता है। तो अगर आपका वो टेक्नोलॉजी मालूम है ना, तो आप आगे नहीं भागेंगे, आप स्मार्ट वर्क करेंगे, ना कि हार्ड वर्क। इसके लिए हमको नॉलेज चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए। और यहाँ पे गुड न्यूज है, हम लोगों का नया क्लास, नया सेशन हो रहा है आफ्टर लगभग मैं इस क्लास पे आ रहा हूँ। जो मेरा स्टूडेंट है उनको मालूम है कि लगभग 1 ईयर हो गया है मैं क्लास नहीं ले रहा था, कोई इंजेक्ट वगैरह का कुछ सिक्योरिटी इशू था, सिर्फ मैं रिकॉर्ड करके हम लोगों का जो ऐप था या फिर जो उसमें था उसमें दे रहे थे। अभी हम लाइव लेंगे, क्योंकि अभी हर एक क्लास नया रहेगा, उसके हिसाब से हम लाइव लेने जा रहे हैं। ये जल्द स्टार्ट हो रहा है। क्या क्या कवर करेंगे इसमें, 2 ही करेंगे, एक तो आपका एप्सन होगा और बोनस में हम एचपी देंगे, यानी एचपी का जो नया वाला मॉडल आएगा वो रहेगा बोनस में, पूरा प्रोसेस रहेगा, इसी जो स्टेप रहेगा। असेंबल आपको आता है तो नॉलेज चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपके पास प्रिंटर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, वो नॉलेज नहीं है ना, तो आप हार्ड वर्क करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, घूमते घूमते एक टाइम आएगा जब आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है ये। और नया वाला जो एप्सन का प्रिंटर है, बहुत ही हॉट टॉपिक है ये नया वाला जो एप्सन का प्रिंटर है, ये हम लोग इसमें डिस्क्लोज करेंगे, क्योंकि ये जो प्रिंटर है ना उसमें बहुत चेंजेस हो चुका है, अभी बहुत सारा चेंज कर दिया है एप्सन ने। इसको लेके ब्रदर के साथ कोलैबोरेट, जैसे ब्रदर था उसकी तरह तैयार करके, जैसे T500 T300 उसकी तरह मिला के उसको डिजाइन किया गया है। और बहुत सारे जो मैकेनिकल सेक्शंस था उसको चेंज कर दिया गया है, हेड क्लीनिंग का जो सेक्शंस था उसको भी चेंज कर दिया गया है। तो ये पूरा डीअसेंबल आपको आना चाहिए होगा, क्योंकि पहले वाला जो सिस्टम था उस तरीके से तो ये डीअसेंबल असेंबल नहीं होगा, साथ ही साथ उसका एडजस्टमेंट आना चाहिए होगा, उसका प्रॉपर मेंटेनेंस आना चाहिए होगा, उसका प्रॉपर लुब्रिकेंट आपके पास होना चाहिएगा। तो अगर ये आप कलेक्ट कर लेते हैं, अभी आगे का जो 5 साल या जितने टाइम है लगभग अभी प्रिंटर इसमें ही वर्क होगा, इसमें ही आता रहेगा एप्सन का, उसके बाद हो सकता है 5 इयर्स बाद उसका कोई रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो जाए, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। तो ये मैं थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ कि ये जो प्रोसेस है, अभी जो इंक पैड था पहले नीचे था वो अभी चेंज होके यहाँ पे आ गया है, इस एरिया पे। ये जो है
और इसके साथ जो पंपिंग विपिंग मैकेनिज्म है ना ब्रादार में जो था, उसी प्रकार का मैकेनिज्म इसमें डाल दिया गया है। तो अभी क्या होगा, आप पुराने वाले टेक्नोलॉजी लेके, पुराने वाले नॉलेज लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप वर्क नहीं कर पाएंगे, आपको दिक्कत आएगा। इसका थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए बस, और कुछ नहीं। आप उसमें वर्क कर रहे थे, आपको थोड़ा सा बूस्टिंग चाहिए, आप आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर ही ज्यादातर वो जो चेंजेस हुआ है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है, उस चेंजेस पे ही अभी अटक रहे हैं। 60% तो रिपेयरेबल है प्रिंटर, 60% आपको काम आता है तो आप रिपेयर कर लेंगे। सिर्फ खुलना और फिटिंग करना अगर आ जाता है तब भी आप 50% रिपेयर कर पाएंगे, परंतु आगे का जो 40% है उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए और प्रॉपर नॉलेज चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज एक प्रिंटर का मॉडल पे एक नॉलेज आपको मिल गया, आगे जाके आप खुद उसमें वर्क नहीं कर पाए। हमेशा आप ग्रुप में पूछते रहेंगे, हमेशा आप कॉल करके पूछेंगे, ऐसा तो आपको वर्क नहीं आएगा ना, उसका स्पीड नहीं आएगा। तो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज चाहिए, ताकि आगे जाके जब भी आपका कोई दिक्कत आता है तो वो दिक्कत आप खुद रिजॉल्व कर पाए। ये देखिए उसका पूरा यूनिट जो है, क्योंकि ये क्लासेस एक एक क्लास 1 आवर का रहता है, 30 मिनट का रहता है, 45 मिनट का रहता है। पूरा सेक्शन को हम लोग उसमें क्लास में डिस्क्लोज करते हैं, टाइम मिलता है। वेबिनार वगैरह में इतना टाइम नहीं मिलता है कि आपको पूरा दिया जाए। एक क्लास में जितना दे सकता हूँ एफर्ट में दे सकता हूँ, उतना एफर्ट नहीं आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लगभग जितना हो सके उतना हम लोग ट्राई कर रहे हैं। आपको मालूम पड़ जाए कि आपके पास अगर प्रिंटर आता है तो आपको रिटर्न ना दे, थोड़ा बहुत उस पर आप काम कर पाए। ये देखिए अभी इसका जो इंक टैंक का सेक्शन है वो अलग हो चुका है, उसका प्रोसेस चेंज हो गया है। उसका जो सक्शनिंग सेक्शन था उसका सिस्टम चेंज हो गया है। तो ये पूरा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पूरा वीडियो, इस तरीके की जो वीडियो है आपको मिल जाएगा जो कोर्सेस में ज्वाइन करेंगे उनको। और साथ ही साथ कुछ बोनस आ रहा है, कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, मैं देता रहूंगा आगे, इसका डिटेल्स देता हूँ। थोड़ा सा इसको देख लीजिए ताकि आपका आसानी रहे इसको वर्क करने के लिए। ये देखिए इसका तो पुराना जैसे था, परंतु उसका थोड़ा सा चेंजेस आया है। अभी वो चेंजेस आपको मालूम होना चाहिए क्या है। पहले तो इंक टैंक आप निकाल सकते थे, अभी इंक टैंक एडाप्टर के साथ एक साथ आप निकाल के वर्क कर पाएंगे। पुराने जैसे नहीं है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस है। बाकी वो फिजियो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी सेम रह गया है और उसके ऊपर बेस करते हुए सर्किट वगैरह को तैयार किया गया है। ये जो सर्किट का इशू है हम लोग इसको भी क्लास में डिस्कस करते हैं, कितना आईसी हो सकता है इसमें और कौन कौन आईसी की वजह से क्या इशू होगा, आईसी आप कहाँ से परचेस कर पाएंगे। और सर्किट में भी आईसी की अवेलेबिलिटी की वजह से 40% टू 60% रिपेयर चांस है, और उसके ऊपर से सर्किट मैनुअल नहीं रहता है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट लेके उसमें वर्क करना पड़ता है। और कैसे आप वो कॉन्सेप्ट तैयार कर पाएंगे, आपके लिए आपका खुद का डाटा आप तैयार कर पाएंगे, वो भी हम लोग क्लासेस में डिस्कस करेंगे सर्किट के बारे में। ये पिकअप रोलर का सेक्शन है, ये अलग हो चुका है, इसका टेक्नोलॉजी अभी थोड़ा सा चेंज आया है। उसको आपको प्रोसेस आना चाहिए कि कैसे इसको आप एडजस्ट कर पाए, स्प्रिंग का टेंशन कितना होना चाहिए। अगर ये आपको मालूम पड़ गया ना तो आप इसको भी, इस टाइप का प्रिंटर जो आ रहा है मार्केट पे अभी, उसको भी आप रिपेयर कर पाएंगे। और एक चीज क्या है, अगर आपको टेक्नोलॉजी पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो ये नहीं कि आप इस प्रिंटर को सीखा आगे जाके आप ब्रदर का प्रिंटर रिपेयर नहीं कर पाएंगे। हम लोग एज ए बोनस आपको T300 का वीडियो दे देंगे या 500 का वीडियो दे देंगे जो कोर्सेज पे ज्वाइन करेंगे, कि ब्रदर का जो वीडियो है पूरा डीएसएमबल के साथ साथ पूरा डिस्कस किया गया है कि कैसे कौन सा सेक्शन को आपको रिपेयर करना है। तो ये भी आपको मिल जाएगा। अभी आता है उसमें, ये तो हो गया एक डीएसएमबल का एक डेमो था। अभी इसको जो सर्विस मैनुअल है वो इजीली अवेलेबल नहीं है, और इसका कंटेंट जो है वो चेंज हो चुका है। इसका जो
वीपिंग मैकेनिज्म है, ये पूरा मैकेनिज्म चेंज हो चुका है, पहले की तरह नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसका जो एरर कोड है ना, अभी एरर कोड भी चेंज हो चुका है, यानी कि नया वाला प्रिंटर में अगर आपको वर्क करना है तो आपके पास ये सर्विस मैनुअल होना चाहिए। और ये सर्विस मैनुअल से 300 सीरीज का 31, 32 जो भी सीरीज आ रहा है उसका आप वर्क कर पाएंगे। इन फ्यूचर हो सकता है 400 सीरीज भी आए, 400 का जो आए या कुछ भी आए, हो सकता है। अगर मेजर चेंजेस नहीं होगा तो इस सर्विस मैनुअल का सीरीज सेम रहेगा उसके लिए। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 3110, 3111, 3118, 3119 इस प्रकार का पूरा सीरीज का एक ही सर्विस मैनुअल है। 32 में भी सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आप उस सर्विस मैनुअल से वर्क कर पाएंगे। इजीली अवेलेबल नहीं है, आप अगर इसको परचेस करना चाहते हैं तो नियर अबाउट ये $20 में मिलता है। अगर आपको चाहिए होता है तो ये चैप्टर वाइज रहता है, $20 में मिलता है, आप ये परचेस कर पाएंगे ऑनलाइन पे। अभी जो इंटरेस्टिंग थिंग है वो है कि जो इस कोर्स में अभी ज्वाइन करेंगे उनको हम लोग ये सर्विस मैनुअल और साथ ही साथ उसका जो एडजस्टमेंट प्रोग्राम है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। यानी ये सर्विस मैनुअल आपके लिए फ्री है और साथ ही साथ जो एडजस्टमेंट सॉफ्टवेयर है ये 3.1 तक दिखाया गया है, 3.2 का है, जो भी है जो अभी भी अवेलेबल है वो आपको फ्री मिल जाएगा। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ जो इजीली एक्सेसिबल है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जो आपको परचेस करना पड़ेगा। जो परचेस करना पड़ेगा हम लोग को बताएंगे कि ये परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये इजीली एक्सेसिबल नहीं हुआ है, आपके सिस्टम पे मल्टी यूजर नहीं आया है। तो इसके लिए आपको सिंगल यूजर का जो सिस्टम रहता है वो परचेस करना पड़ेगा। जो अवेलेबल हो गया है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ आप ऐड हो जाएंगे हम लोगों का पेड ग्रुप में जो टेलीग्राम पे है, और यहाँ पे आपको पूरा डाटा मिल जाएगा, पूरा सर्विस मैनुअल अप टू अभी तक जितना सर्विस मैनुअल अवेलेबल है सभी का सभी मिलेगा, सभी का सभी जो एडजस्टमेंट प्रोग्राम है वो मिलेगा, सारा का सारा फ्री में। और ये जो नया वाला हॉट टॉपिक का सर्विस मैनुअल है और एडजस्टमेंट है वो भी आपको फ्री मिल जाएगा इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। तो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 ऑफ दिस मंथ, यानी 20 तारीख से ये कोर्स स्टार्ट होगा 10 से 11 PM का। नाइट का शिफ्ट लिया हूँ, यानी आप जो लोग काम करते हैं आके रिलैक्स होके आप ये 1 आवर का सेशन 10 डेज का रहता है वो आप अटेंड कर पाए। 10 जो सेक्शंस रहता है वो हम लोग एक 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 एक, एक करके पूरा एलाबोरेट करेंगे, उसका डीपली नॉलेज शेयर करेंगे। अभी चलिए इसमें तो ओरिजिनल प्राइस 5000 है और मैंने बोला कि ये वेबिनार फ्री है, तो वेबिनार तो था फ्री। अभी और एक चीज आपके लिए लेके आया हूँ जो है आज से लेके 16 तारीख के 11:30 PM तक अगर आप इसको परचेस करते हैं तो आपको ये सिर्फ 1500 में मिलेगा। ये कोर्स लाइव कोर्स रहेगा, नो रिकॉर्डिंग नो थिंग्स। आपको 1500 में ऐसे बैचेस में या 1:1 में हम लोग क्लासेस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपका कुछ दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप को रिकॉर्डिंग चाहिए, आपका मिस हो गया है क्लास, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। आपके इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, पूरा आपका मोबाइल के सिस्टम पे भी आएगा, मोबाइल पे आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। हम लोगों का सॉफ्टवेयर अभी मोबाइल सपोर्टेबल है और साथ ही साथ आप कोई भी सिस्टम पे देख सकते हैं। आपका iOS हो एंड्रॉयड हो जो भी है उसमें आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग, और साथ ही साथ सिस्टम पे भी देख सकते हैं। परंतु एक ही सिस्टम पे ये लॉक्ड रहेगा, एक ही सिस्टम पे चल पाएगा, इसलिए आपको अच्छा सा सिस्टम सिलेक्ट कर लेना है क्लास की जो टाइमिंग चलेगा उसके बीच। और जबकि यह क्लास टोटल लाइव रहेगा जूम पे और आप जूम पे इसको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट 16 से 20 जो हम लोगों का 20 तारीख के बीच में अगर किसी ने इसको परचेस करेंगे तो उन लोगों को हम लोग अभी इसको 50% डिस्काउंट में देंगे। और उसके बाद अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स चलाकालीन तो वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु उसमें क्या होगा, वो जब से रनिंग होगा उसका तो एक्सेस मिलेगा और उसका आगे का जो रिकॉर्डिंग है वो मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में देना है। आफ्टर 20 जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो रनिंग पीरियड में ज्वाइन होंगे, बट उसको उसका डिटेल्स
जो है आगे का क्लासेस रिकॉर्डिंग हिसाब में मिलेगा और जो रनिंग चल रहा है वो आपको लाइव मिलेगा। और अगर आपको ये ऑफर लेना है तो मैं एक काम करता हूँ, पेज ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर कर देता हूँ, जिनको चाहिए इस ग्रुप में जाइए, जो इंटरेस्टेड है इस ग्रुप में चला जाइए और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको ये एक्सेस करना है, कैसे आप इसको एक्सेस करके आगे हमसे जुड़े रह सकेंगे। तो ये पूरा डिटेल्स वहाँ पे रहेगा, वो टोटली इंटरेस्टेड पर्सन के लिए है। मैं फोर्स नहीं करता हूँ कि सब आइए, ऐसा जिसको इंटरेस्ट है, जो आगे का नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं उनके लिए ही ये डिजाइन किया गया है। थैंक यू एवरीवन। अभी हम लोग थोड़ा सा कन्वर्सेशन करेंगे, ताकि किसी को कुछ डाउट रह गया है तो वो पूछ सकता है, या कुछ उनका आगे का कुछ नॉलेज लेना है तो मैं माइक्रोफोन को ऑन कर दे रहा हूँ।